डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब से पहले हम जो है मशीन लर्निंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। रिग्रेशन को देखा हमने, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को देखा। आज जो है हम अपना टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन क्या होती है मशीन लर्निंग में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासीफाई से निकला है, और क्लासीफाई आपको पता है कि जब हम किसी चीज को कैटेगरीज के अंदर, क्लासेस के अंदर जो है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो कुछ रिकैप भी देखेंगे कॉन्सेप्ट्स के, ताकि आपका जो है वो एक कनेक्शन जो है वो लर्निंग का वो बना रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपना हर लेक्चर जो है वो एक अच्छी बात से जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने जो अपना फेथ है उसको अल्लाह ताला की जात के ऊपर इतना स्ट्रांग रखना है कि जो आपका फियर है ना, जो दिल के अंदर एक थोड़ा सा डाउट आ जाता है, वो कहे कि यार ये तो ऑलरेडी हाउसफुल है। यहाँ तो अल्लाह ताला का जो है ना ऑलरेडी एक इस बंदे के दिल में इतना यकीन है कि मेरी तो यहाँ पे जगह ही कोई, ठीक है, लिटरली। कि मतलब आपका यकीन अल्लाह ताला की जात पे इतना पुख्ता हो कि अगर वो जात ना चाहे तो आपका कोई भी चीज, कोई भी खौफ, कोई भी एंटिटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो जब ये दिल में आपके आए कि जी कोई चीज आपको मतलब नुकसान दे सकती है, और आप जो है वो परेशान हो जाएं, और आप खौफ ज्यादा रहना शुरू हो जाएं, और मुसलसल इस खौफ से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो, तो आपने दिल में इस तरह से इस खौफ को जो है ना वो इतनी सारी जगह नहीं दे देनी कि आपका फेथ जो है ना उसकी जगह थोड़ी हो जाए। आपने अपने फेथ की ज्यादा जगह रखनी है कि फियर को जो है ना आने का मौका ही ना मिले। तो इसीलिए कि लेट योर फेथ बी ग्रेटर देन योर फियर, कि अपने फेथ को जो है हमने अल्लाह ताला की जात पे, जो हमारा तवक्कुल है हमारे रब की जात पे, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका रब जो है ना आपके साथ है। तो बस चीज हो गई आज की अच्छी बात, आगे चलते हैं। आज के एजेंडा में हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो यही है। रिकैप देखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल चुनना मुन्ना सा, कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में फर्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग का जो जर्नी है उसमें कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो कि किसी भी मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को या स्टूडेंट को जो है वो पता होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है मशीन लर्निंग में। फिर क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिक प्रिडिक्शन, जो कि हमने रिग्रेशन में देखा था, वो क्या जो है ना वो हिसाब किताब होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन का ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है। फिर एक्यूरेसी एक पैरामीटर है, जो एक इवैल्यूएशन मीट्रिक है, जो कि क्लासिफायर्स जो है वो यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ऐसे ही जरा सा टच करेंगे। और उसके बाद ये है कि आपको आज हमें अपना पहला एक क्लासिफायर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, दैट इज डिसीजन ट्री, ठीक है। उसको समझेंगे एग्जांपल से, उसकी डिसीजन ट्री की जो है हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, हमें जैसे कि पता है कि ना हम अभी तक पढ़ चुके हैं जी, दो टाइप की जो है ना वो मशीन लर्निंग की जो है ना वो मजीद कैटेगरीज होती हैं जी। कौन कौन सी है? एक आपका है जी सुपरवाइज, और एक आपका है अनसुपरवाइज, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें कि हमने सुपरवाइज में हमने देखा था कि रिग्रेशन आती है और क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। और सुपरविजन का हमने पता था कि मैंने आपको बताया था कि सुपरविजन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि क्लास में जो है वो टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट को जो है वो सिखा रहा होता है, कि स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो सुपरविजन वाला जो था कि सुपरवाइज्ड इन मैनर में आप अपनी मशीन को जो है वो आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, जिस मॉडल को आप बता रहे होते हैं कि अगर ये इनपुट होगी तो ये आउटपुट होगी, और किसके ऊपर? ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। याद है ना आपको हमने क्या बात की थी कि एक होता है आपका ट्रेनिंग डेटा और एक होता है आपका टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग के ऊपर आप अपनी उस डेटा के ऊपर आप मशीन को बिल्ड करते हैं, मॉडल को तैयार करते हैं, और जो टेस्ट डेटा होता है जो मशीन ने नहीं देखा होता उसके ऊपर उसके बाद आप क्या करते हैं कि हम मॉडल को जो है इवेलुएट करते हैं। हम उस जो हमने एक मैपिंग प्रोड्यूस की होती है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस की होती है, ये जो हमने कह लें कि एक फंक्शन प्रोड्यूस किया होता है, एक ब्लैक बॉक्स, एक कह लेंगे ब्रेन प्रोड्यूस किया होता है, कुछ भी कह लें उसको, एक स्टूडेंट तैयार किया होता है, सब कुछ छोड़ें गोली मारे, एक स्टूडेंट जिसको हमने तैयार किया होता है उसको हमने चेक करना होता है कि हाँ जी काका तो कितने पानी चाहिए। अच्छा जी, तो फिर हम आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि जब आपको सुपरविजन सुपरवाइज लर्निंग का थोड़ा सा आपको जो है ना वो आइडिया हो गया, तो फिर आप क्लासिफिकेशन क्या। जब हमारे पास क्लासेस का पहले से पता हो, ठीक है,
के मतलब कह लें कि आउटपुट का या आउटपुट क्लासेस का, या इनको हम लेबल्स भी कहते हैं कि ये इंस्टेंस है इसका ये लेबल होगा, ये इंस्टेंस है इसका ये लेबल होगा, या ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस कह लें कि टाइप लर्निंग को हम क्या कहते हैं, ये क्लासिफिकेशन का टास्क है। और उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें जो है ना वो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है ना उसमें से हमें कोई पिक करना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 8 से 10 12 जो है ना हमारे पास कोई ब्रांड्स है, ठीक है, और उसमें से जो है ना हमने पिक करने के व्हाट वुड बी एट द टॉप, राइट। तो ये क्या है कि लेट्स सपोज ये आपका, आपने कुछ ऑप्शंस थे, कुछ क्लासेस थी, उनमें से आपने जो है ना वो चूज किया। जबकि क्लस्टरिंग उसके ऑपोजिट आप देखेंगे वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से बिलोंग करता है, और उसमें हमें इस तरह की कोई बात नहीं पता होती, हमें अपने आउटपुट्स का, अपने आउटपुट लेबल्स का हमें नहीं पता होता, आउटपुट जो भी आनी है उसका नहीं पता होता, राइट। हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि हमने सुपरवाइज पढ़ा था, अनसुपरवाइज पढ़ा था, रीइंफोर्समेंट पढ़ा था। तो हम जो है वो सुपरवाइज लर्निंग पे भी फोकस कर रहे हैं, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो हम थोड़ा सा जरा बाद में देखेंगे, आखिरी में, आखिरी जब हमारे कुछ टाइम लेक्चर सीरीज का चल रहा होगा तो उसमें हम जरा थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में जैसे आपको पता है कि एक होता है आपका रिग्रेशन का टास्क, जिसमें आप जो है वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने टारगेट वेरिएबल की और अपने प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स की, यानी कि जिसको हमने क्या कहा था, प्रिडिक्टर की और प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, जहां पे जो है वो आप जो है वो कुछ प्रिडिक्टर्स की बेस पे आप जो है वो अपने प्रिडिक्टर जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल है उसको जो है आप अपना, उसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम। और हमने ये भी देखा था कि उनके दरमियान सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि उनके दरमियान क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप, राइट। कि इसका ये मतलब है कि हम उसको किसी इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए ये क्या हो गया था, इसीलिए हम इस लीनियर रिग्रेशन को कह रहे थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कब कह रहे थे, जब हमारे पास एक प्रिडिक्टर वेरिएबल था जिसकी बेस पे हम अपने टारगेट वेरिएबल को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। और ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कब हो जाता था, जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पे हम अपने टारगेट या डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो क्या कर रहे थे, हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। और इसी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अब हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल हमने जी मॉडल ट्रेन कर लिया, ठीक है, हमने सिंपल लीनियर है, मल्टीपल लीनियर है, जो भी आपने मॉडल ट्रेन कर, अब आपको पता है कि मॉडल को हमने देखना है कि हाँ जी ये मॉडल कितना कोई सही काम कर रहा है, कितनी अच्छी इसकी प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस है, राइट। तो हमने क्या किया था कि आपको जैसे पता है ना, आपकी भी असेसमेंट होती है, आपके भी कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ उनके रिजल्ट्स आते हैं, इसी तरह मॉडल को भी इवैल्यूएट करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम जो है कुछ मैट्रिसेस यूज करते हैं। तो आपको याद है रिग्रेशन के केस में हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था आर स्क्वायर, या उसके अलावा भी हमने काफी सारी मैट्रिक्स जो थे वो डिस्कस किए थे, कि जो कि ये बताते हैं, मैट्रिसेस ये बताते हैं कि हमारा मॉडल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। अब जो है मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आपने दिमाग में, ठीक है, वही बात है कि जितना अच्छा डेटा, जितना क्वालिटी का डेटा आप प्रोवाइड करेंगे ना मॉडल को, ठीक है, उसी की बेस पे आपका मॉडल अच्छा ट्रेन होगा और अच्छे जो है ना रिजल्ट्स देगा। अब आपने ये देखना है कि अब जब आपने क्वालिटी का डेटा देना है तो जितना भी मशीन ने लर्न करना है उसी डेटा की बेस पे लर्न करना है, जितने भी ट्रू ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो उसी डेटा के अंदर मौजूद है, ठीक है। और अब आपने ये भी देखना है कि आप कितना ज्यादा डेटा जो है वो मॉडल को दिखा रहे हैं ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए, और उसी जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग के वक्त देंगे फिर वो टेस्टिंग की भी प्रोपोर्शन बेहतर रहेगी। कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये करें कि आप जो है ना जब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जब आपने डेटा मॉडल को दिखाना है तो आप उसको काम की चीजों के साथ साथ बहुत सी इररेलेवेंट चीजें भी दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखनी है ना कि स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ता है या उसका आईक्यू जो है वो बहुत अच्छा है, इसकी बेस पे हम उसका CGPA जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मगर अब ये अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो है ना मॉडल बिल्डिंग में हम ये शुरू कर दें कि हाँ जी इररेलेवेंट थिंग्स को भी हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं कि उसका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, ठीक है, या उसकी आंखों का कलर क्या है, तो ये वाले जो है ना फैक्टर्स वो किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस का नहीं होता, ये इररेलेवेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम
ऐड कर रहे हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा टारगेट क्या है कि हम जब भी अपने मॉडल को, जब भी मशीन लर्निंग मॉडल को जब भी हम रेडी करें, तो हम जो है वो उसको रेलिवेंट किस्म के जो है ना वो फीचर्स दें, ताकि वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो अब अच्छी प्रिडिक्शंस दे सके, अच्छा रिजल्ट्स दे सके। अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो मॉडल ने जो हमें वैल्यूज दी हैं, जो मॉडल की हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, वो हमारी जो है वो ट्रू वैल्यूज की, ठीक है, मॉडल की जो वैल्यूज हैं और जो हमारी ट्रू एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं उसके जो है वो करीब करीब हो, अप्रोक्सीमेटली उसके क्या हो, करीब करीब हो। और अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में क्या होता था कि आपका जो है न्यूमेरिक डेटा था, तो हम क्या करते थे कि उसमें हम, आपको याद है, हम इसमें डिफरेंस निकालते थे कि जी प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो है वो क्या फर्क है। तो उसके लिए जो हमने वो आर स्क्वायर देखा था कि वो आपको याद होगा कि 1 के जितने करीब है हमारा मॉडल, उतना ही जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। जबकि क्लासिफिकेशन के केस में जो मैट्रिसेस होते हैं वो ये डिफरेंस नहीं देख रहे होते कि हाँ जी कितना पास है या कितना दूर है, वो देखते हैं हाँ जी कितने रिजल्ट सही आए हैं, कितने रिजल्ट सही नहीं आए हैं, जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड है उनके दरमियान जो है वो कितना जो है ना वो डिविएशन है। तो ये जो है वो आपका थोड़ा सा हम आगे जाके देखेंगे, आपको चीजें मजीद आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लियर होती जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, अब मशीन लर्निंग की जर्नी में हमारे पास जब भी हमने देखना हो कि कैसे जो है ना मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं या जो टास्क हैं वो काम परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली हमें इस जर्नी में जो है वो कुछ मैंडेटरी स्टेप्स को जो है वो समझना जो है वो जरूरी है कि कैसे जो है ना ये जर्नी ओवरऑल अपना जो है ना कंप्लीट होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें देखना है कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग, आपको पता है सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें डेटा एक्वायर करना है। डेटा एक्विजिशन का क्या मतलब है, डेटा एक्वायर करना है, डेटा हासिल करना है, डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि गेम ही सारी डेटा की है, तो डेटा के ऊपर ही आपने सारा काम करना है। तो हमें जब डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, दूसरा स्टेज हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमने डेटा को प्री प्रोसेस करना, ताकि हम उसको ऐसी फॉर्म में प्रिपेयर कर सकें ताकि जब उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करे तो क्या हो कि हमारा मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करे, हमारा मॉडल जो है वो सूटेबल फीचर्स को विद गुड क्वालिटी डेटा लर्न कर सके, अपने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड कर सके अपने लर्निंग फेज के दौरान, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि अब अगर फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि डाटा को अगर आपने तैयार करना है तो डेटा तो 100% आइडियल सिचुएशन में नहीं है। डेटा के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मिसिंग रिकॉर्ड्स भी है, मिसिंग इंफॉर्मेशन भी है, कुछ ऐसा डेटा भी है जो कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस के दौरान हम ऐसे फॉर्म में लाने के लिए हम मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हैं या मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। इसके लिए हमने इनकोडिंग, स्केलिंग, ठीक है, हमने देखा था कि डेटा को क्लीन करने के लिए जितने भी हमारे पास नेसेसरी स्टेप्स हैं हम वो करते हैं ताकि हमारे पास एक क्वालिटी का डेटा आ जाए। ताकि ताकि अब क्यों आ जाए क्वालिटी का डेटा, ताकि हम उसको जो है वो प्रोसेस करके मशीन लर्निंग मॉडल को किसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सके, बिल्ड कर सके, एक मॉडल बिल्ड कर सके किसी एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए, और हमारे पास एक मॉडल जो है वो क्या हो जाए, लर्न कर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अब आगे थोड़ा सा अगर बात की जाए कि अगर हमने जो डेटा को प्रिपेयर करना है इस तरह से कि इसके अंदर जो है ना मजीद कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब ना हो, राइट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं लर्निंग में, हमारे मॉडल की या हमारे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस में या मॉडल की लर्निंग में बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरफेयर करती हैं। और हम इसको जो है वो किस स्टेज पे हम इसको एड्रेस करते हैं, हम इसको एड्रेस करते हैं फीचर सिलेक्शन की बेस पे। फीचर जब हम फीचर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं उसके वक्त उस स्टेज के ऊपर, ताकि हमारे मॉडल को जो जो सबसे रेलिवेंट डेटा है ना, जो सबसे रेलिवेंट फीचर्स हैं उनकी बेस पे जो मॉडल है अपनी लर्निंग करे, इंस्टेड ऑफ जो कि फीचर्स इतने रेलिवेंट नहीं है। डेटा की प्री प्रोसेसिंग के बाद, यानी कि हमने देखा था ना कि ये जो मशीन लर्निंग के आपके जब आपने प्री प्रोसेस कर लेना, डेटा क्लीन कर लेना, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कौन होता है, वो आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो आप क्या करते हैं, सॉरी, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, वो है फीचर सिलेक्शन, राइट, सॉरी, प्री प्रोसेसिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फीचर सिलेक्शन।
राइट। क्यों? क्योंकि हमने अब जो है वो डेटा को जो है वो प्री प्रोसेस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसी की कंटिन्यूएशन में, कि हमने डेटा को जो है वो प्री प्रोसेस कर लिया, अब हमने उसी की कंटिन्यूएशन में हमने कहना है कि हमने कह लें कि ऐसे फीचर्स को जो है ना हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे एज ए इनपुट, जो कि सबसे रेलिवेंट होंगे, ताकि मॉडल जो है ना वो आउट ऑफ स्कोप फैक्ट्स को लर्न ना करे और क्वालिटी लर्निंग कर सके, राइट। ताकि उससे क्वालिटी के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो प्रिडिक्शन के रिजल्ट्स हैं, वो क्वालिटी ओरिएंटेड वो प्रोड्यूस करे। और हम ये काम किस तरह करते हैं? ये हम करते हैं फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन की बेस पे। हम फीचर सिलेक्शन के दौरान वो सुटेबल कह लें कि या बेस्ट फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं हमारे जितने भी मौजूद डेटा सेट के अंदर मौजूद फीचर्स हैं, ताकि हम एक अच्छा मॉडल जो कि एक रेलिवेंट फीचर्स के साथ मिलके बना हो, हम उसको जो है वो बिल्ड कर सकें। और अगर बात की जाए, यहाँ तक तो बात हो रही थी हमारी फीचर सिलेक्शन की, और अगर बात की जाए फीचर एक्सट्रैक्शन की, तो बेसिकली ये ऐसा मेथड है जिससे हम अपने जो भी हमारा डेटा है, जो हमारा कंप्लीट डेटा सेट है, उसमें जितने भी फीचर्स हैं, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि फीचर्स को हम डायमेंशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डायमेंशंस हैं हम उनको क्या कर सके, हम रिड्यूस कर सके। अभी आपने देखा हम अभी तक जितने डेटा सेट का काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने फीचर्स थे? 10 होंगे, 12 थे, 18 होंगे ज्यादा से ज्यादा। और डेटा सेट भी हमने छोटे ही देखे थे, मगर असल जो रियल वर्ल्ड के डेटा सेट्स होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं। तो जब हम उनके ऊपर अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, तो उन हजारों फीचर्स या हजारों एट्रीब्यूट्स में से कुछ ही हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होंगे, वो रेलिवेंट होंगे, राइट। और कुछ ऐसे होंगे जो हमारे पास बहुत ज्यादा रेलिवेंट होंगे, हम उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते। अब हजारों फीचर्स तो हम ऐड भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको री रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसी फॉर्म में कि वो मर्ज हो जाए, ठीक है। यानी कि मर्ज होके 2 से 3 फीचर्स, यानी कि जो उस पूरे हजारों में से हम उसको इस तरह कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दें कि जो 2 से 3 फीचर्स जो है वो हमारे एक फीचर, यानी कि हम अपनी डायमेंशन को क्या कर रहे हैं, फीचर्स को क्या करें, रिड्यूस करें, डायमेंशन को क्या करें, रिड्यूस करें। रिड्यूस भी किस तरह करें? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी कि उड़ा उड़ू दो नहीं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको रिप्रोड्यूस करें, उसको मर्ज करने के बाद। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 3 फीचर्स को हमने मर्ज किया, तो इससे क्या मतलब है कि वो जो 3 डायमेंशन थी, अब क्या हो गई है वो, अब एक डायमेंशन या एक फीचर में जो है वो रिड्यूस हो गई है, कॉम्पैक्ट उनकी रिप्रेजेंटेशन आके, और उन तीनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, वो मर्ज हो गया, कंबाइन हो गया एक सिंगल फीचर। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और ये जो है ये जो है फॉर्म है हमारी किसकी, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी हम इंशाल्लाह देखेंगे इन फ्यूचर के, डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे करते हैं, या उसके जो है वो कौन कौन से तरीके जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात की जाए, लेट्स कंटिन्यू विद क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग की, अगर हम बात करें कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होती है मशीन लर्निंग में, या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसको देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का जो टास्क है वो बेसिकली मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि क्या है। क्लासिफिकेशन कहाँ से निकला है? क्लासीफाई से। हमारे पास देखें तो जब हमने रिग्रेशन पढ़ी थी, तो हमारे पास रिग्रेशन में जो हमारा जो कह लें कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, वो हमारे पास क्या थी? न्यूमेरिक। मगर हम जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लेबल्स की, क्लासेस की, या उनको क्लास लेबल्स भी कहते हैं। यानी कि जो आउटपुट जिसको हमने प्रिडिक्ट करना होता है वो एक किस्म के लेबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस, नो, कलर्स हो गए, कंट्री के नेम्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो हमने इन लेबल्स की बात करी, और ये जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी, इट वुड बी इन अ डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। और हम इसके ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं होंगी, जैसे कि हमने किसमें देखा था? हमने देखा था अपने रिग्रेशन। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट है जो आपने जरूर अपने मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ी होगी तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब आपके पास फीचर्स जो है उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, और हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको कहते हैं लेबल्स या टारगेट्स, ठीक है।
तो टारगेट जो है वो हमने जब रिग्रेशन देखा तो वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर की प्राइस थी, स्टूडेंट का एक स्कोर था जो हमने प्रिडिक्ट किया था मुख्तलिफ एग्जांपल्स में, या कंपनीज के रेवेन्यू थे। तो ये वो चीजें थी जो कॉन्टिन्यूस स्केल पे थी, तो हम उसको वो हमने रिग्रेशन के केस में देखा था जब हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का ग्रेड प्रिडिक्ट करना है ABC, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट है, ये क्लासेस है या कैटेगरीज है इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन का टास्क है, जहाँ पे आप डिस्क्रीट क्लासेस को या लेबल्स को या कैटेगरीज को जो है वो प्रिडिक्ट करें इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो अब एक तो बात ये कि आपने जो है ना वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा की नेचर के दरमियान जो है ना वो कंफ्यूज नहीं हो कि हमें बाज़ आपको पता है कि हमने जब भी प्री प्रोसेस करना होता है, प्री प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम हर एक चीज को न्यूमेरिक के अंदर ट्रांसफॉर्म भी कर लेते होते हैं। ठीक है, हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल रिग्रेशन के केस में हमने कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो थी वो क्या की थी, प्रिडिक्ट की थी, और क्लासिफिकेशन के केस में हमने क्या किया, हमने डिस्क्रीट वैल्यूज को जो है ना प्रिडिक्ट करना। अब ये जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकती हैं और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है। अगर तो ये नॉन न्यूमेरिक है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है मशीन लर्निंग या जो पाइथन है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसने जो है वो डेटा को किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो इस बात को लेके जो है ना वो आपको इतना आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का टास्क क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पैम ईमेल डिटेक्शन, ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस है, या ईमेल स्पैम होगी या नॉट स्पैम होगी। इसमें भी यही होता है कि जो क्लासिफायर है वो आपका जो है ना वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, जो हमने डेटा को स्प्लिट किया होता है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के, उसके ऊपर जो है ना वो आपके ट्रेनिंग डेटा को जो है वो यूटिलाइज करता है कि हम जो है वो इनपुट की बेस पे आप एक आउटपुट जो क्लास है, जो आउटपुट उसका लेबल है, वो हम क्या कर सकें, मॉडल को उसके ऊपर ट्रेन कर सकें, ताकि जब हम उसको टेस्ट करें तो वो उसके ऊपर हम देखें कि उसने कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट जो है वो हमें रिजल्ट्स दिए। तो अगर हम इस केस में देखें तो जो हमारे पास स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स हैं वो क्या है, वो हमारे पास आपको पता है कि हमारे ईमेल पे हम उसको कर देते हैं स्पैम और नॉट स्पैम, तो उसपे क्या होता है कि वो मॉडल जो है वो लर्न कर रहा होता है। तो इन केस अगर कभी वो आपकी जो लेजिटिमेट ईमेल है उसको भी स्पैम कर दे, तो वो फिर वक्त के साथ साथ जो मॉडल है वो अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव करता रहता है। तो जैसे यहाँ पे बात भी हो रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कभी ऐसी कोई मिस्टेक कर भी दी है, तब भी उसकी जो लर्निंग है वो क्या होती है, वो इम्प्रूव होती रहती है वक्त के साथ साथ। अब कुछ मजीद जो है वो टर्मिनोलॉजीज देखने की जरूरत है कि जो कि मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन की जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको समझने की जरूरत है। क्लासिफायर क्या है, ये वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जो कि आप यूज करते हैं, क्लासिफायर यूज करते हैं, जो कि आपके इनपुट को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर आउटपुट लेबल में या पर्टिकुलर आउटपुट लेबल क्लास में जो है वो मैप करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। ये वो एल्गोरिदम होता है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल क्या है, क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है, ये वो मॉडल है, ये वो मैपिंग है जो एल्गोरिदम को यूज करते हुए, जो एक क्लासिफायर को यूज करते हुए आप जो है वो एक मैपिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं, कि जो कि एक फंक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक कह लें कि एक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं, कि जो कि आपके इनपुट डेटा जो आपने ट्रेनिंग का दिया हुआ है उससे रेलिवेंट आपको जो है वो क्या करता है कि आउटपुट की कैटेगरी या आउटपुट की जो क्लास है वो आपको प्रिडिक्ट करके देता है उस गिवन डेटा के ऊपर। जो ओके जिस डेटा को आपने उसको जो जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी इनपुट इंस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो मॉडल जो है जब अपनी ट्रेनिंग को कमल कर लेगा, जब उसको वो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हाँ जी कि अब ये जो है हमारे पास इनपुट को आउटपुट के ऊपर मैप कर रहा है, तो ये वो जो एक मैपिंग है या जो एक फंक्शन है जो कि आपने क्लासिफायर को यूज करते हुए बिल्ड किया, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल है, जो कि इनपुट को आउटपुट के ऊपर जो आपको मैप करके देता है। और बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि बाइनरी बाइनरी से निकला, यानी कि 2, और मल्टी मींस 2 से ज्यादा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का क्या केस कब होगा, कि जब हमारे पास दो आउटकम्स हो, यानी कि ट्रू फॉल्स है, या भी जैसे हमने पीछे देखा था एग्जांपल में स्पैम या नॉट स्पैम, तो वो दैट वाज द केस ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, कि जहाँ पे आपके जो लेबल्स हैं, जो आउटपुट है वो हमारी दो टाइप की होगी। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या है कि जहाँ पे हमारी आउटपुट दो से ज्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आपके स्टूडेंट के ग्रेड होते हैं A B C D E F, सॉरी, ठीक है,
तो ई तो नहीं होता, ई फॉर एक्सिट तो सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के ग्रेड क्या है, ए बी सी डी और एफ। इसी तरह आपके डिफरेंट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस की आपकी एग्जांपल हो सकती हैं कि आपकी जो है वो वेदर हो सकता है, मौसम आपके जो डिफरेंट हमारे पास है कि स्प्रिंग है, ऑटम है, समर्स है, विंटर है। तो ये सब क्या है, आपकी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, राइट। आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन जैसे आप हम काफी अच्छी तरह इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो आपने ट्रेनिंग सेट के वक्त, जो ट्रेनिंग के वक्त आपने जो एक जो डेटा सेट का पैच है जिसको हम ट्रेनिंग सेट कह रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आपने वो जो है वो देना है और उसकी बेस पे जो है वो मॉडल अपने आप को ट्रेन करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे बात लिखी हुई है कि ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज अ क्लास। कि आपको पता है कि पूरा डेटा सेट में से जो आपने दिया हुआ है उसमें जो है वो कुछ आपके जो है वो प्रिडिक्टर होते हैं और एक जो होता है आपका प्रिडिक्टेड होता है। तो क्या है कि जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है, जिस एट्रीब्यूट को आपने प्रिडिक्ट करना है वो क्या होती है, वो आपकी होती है क्लास, आउटपुट लेबल कह लें उसको। अच्छा जी, अब आगे लिखा हुआ है कि फाइंड अ मॉडल फॉर क्लास एट्रीब्यूट एज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, राइट। कि हमने जो है ना वो इस तरह से एक मॉडल फाइंड करना है जो कि आपके एक मैपिंग प्रोड्यूस कर सके इन एट्रीब्यूट के बीच में, कि आप इनपुट से आउटपुट की लेबल को जो है वो आप मैप कर सके, आउटपुट फाइंड कर सके। तो अब गोल हमारा क्या है कि प्रीवियसली अनसीन रिकॉर्ड्स शुड बी असाइंड अ क्लास एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। कि आपने जो जो हमारे पास इनपुट है उससे जो रेलिवेंट आउटपुट आनी है, हम मॉडल को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करें कि जो रिकॉर्ड्स अब उसने नहीं देखे हुए, यानी कि वही बात है कि जब हमने टेस्ट डेटा उसको देना है तो हम टेस्ट डेटा के ऊपर उसके मॉडल को हम चेक करें कि मॉडल कितना एक्यूरेट उसने ट्रेनिंग डेटा के साथ उसने लर्निंग अपनी स्टैब्लिश की है, और उसकी बेस पे हम अपने मॉडल को जो है वो क्या करेंगे, वैलिडेट करें, राइट। तो हमने देखा था कि एक यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास जो है वो छोटा सा डेटा जो है वो मौजूद है, छोटा सा डेटा सेट मौजूद है। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे इस डेटा सेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे TID आ रहा है, यानी कि एक ID का जो है वो एक फीचर आ रहा है। तो ये जो है ये हमारे पास इतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो, हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का CNIC है, किसी स्टूडेंट का CNIC है, तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा कि वो जो है वो स्टूडेंट A ग्रेड लेगा, C ग्रेड लेगा, B ग्रेड लेगा। तो उसका मेरा जो है वो किसी भी स्टूडेंट का CNIC का कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। बल्कि जबकि जो बाकी फीचर्स है ना आपके, जैसे रिफंड है, मैरिटल स्टेटस है, टैक्सेबल इनकम है, ये जो फीचर्स हैं ये आपके जो है ना वो उस पर्सन की कह ले कि वो जो आउटपुट लेबल है जो कि हमने डिटेक्ट करना है कि ये चीट करेगा या नहीं करेगा, ये यानी कि ये फ्रॉडुलेंट है, ये बंदा फ्रॉड है या नहीं है। ये बाकी फीचर्स इंक्लूडिंग TID, ये 3 फीचर्स हैं, ये जो है हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जो है वो करें। अब ये आप देखें कि जो चीट का फीचर है ये हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, ये कैटेगोरिक है। और क्यों, क्योंकि इसके देखें सिर्फ दो ही आपके पास आउटपुट लेबल्स हैं, एक कौन कौन से हैं, एक यस है या नो है। ठीक है, हमने इस तरह की जब लर्निंग या इस तरह की जब प्रिडिक्शन करानी हो तो ये कैसा टास्क है, ये क्लासिफिकेशन का टास्क है। तो ये बात याद रखनी है कि जो प्रिडिक्टर फीचर्स है ना, यानी कि जो आपके ये जो जिनकी बेस पे आपने, यानी कि जो आपके कह लें कि जैसे रिग्रेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स थे, जो प्रिडिक्टर फीचर्स है ना वो हमारे पास डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। मगर जो प्रिडिक्टेड फीचर है ना, यानी कि जो आउटपुट लेवल है हमारा, वो क्या होगा, हमेशा डिस्क्रीट होगा, राइट। हमारे जो प्रिडिक्टर्स हैं वो बेशक जो मर्जी हो, मगर जो हमारा आपका जो आउटपुट है या जो प्रिडिक्टेड फीचर है वो क्या होंगे, प्रिडिक्टर जो मर्जी हो, प्रिडिक्टेड आपका डिस्क्रीट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि रिग्रेशन के केस में जो हमारा जो प्रिडिक्टेड फीचर था वो क्या था, वो हमारे पास न्यूमेरिक था। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो क्लासिफिकेशन में न्यूमेरिक और जो है क्लासिफिकेशन का न्यूमेरिक प्रिडिक्शन किस तरह से उससे डिफरेंट है, तो ये जैसे मैंने आपको बात की थी पहले भी कि आपके जो कैटेगोरिकल क्लास लेबल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, वो क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे या नॉमिनल होंगे। ठीक है, यानी कि जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है वो क्या होगा, आपका डिस्क्रीट होगा या नॉमिनल होगा। नॉमिनल क्या होता है,
नेम से निकला है, जिसमें आपके डिफरेंट कैटेगरीज होती है, नेम्स होते हैं। जैसे मैंने भी आपको क्या बताया था, जैसे आपके जो है ना मौसम, मौसम के जो हमारे पास 4 मौसम है, ठीक है, नॉमिनल, एक हमारे पास ऑर्डिनल जो है ना डेटा होता है जिसमें ऑर्डर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो आपने जो है ना वो एक मॉडल जो है वो प्रोड्यूस करना है क्लासिफिकेशन के केस में, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्लासिफाइज डेटा, यानी कि मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट and the values class labels in the classifying attribute and uses it in a classifying new data, for example decision tree। कि आप क्या कर रहे हैं कि ट्रेनिंग सेट में मौजूद जो हमारे पास डेटा सेट में जो हमारा ट्रेनिंग डेटा जो आपने दिया हुआ है मॉडल को लर्न करने के लिए, उसकी बेस पे जो आउटपुट लेबल है वो प्रोड्यूस करता है, वो जज करता है, वो लर्न करता है, और उसकी बेस पे हम अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं। जबकि जो न्यूमेरिक प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कि हमने देखा था अपनी रिग्रेशन के केस में, कि वहां पे जो है वो आपकी आउटपुट यानी कि जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल है वो क्या है, वो आपका वो होता है आपका न्यूमेरिक कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है वहां पे। तो ये आपका मैंने अभी आपको फर्क बताया थोड़ी देर पहले। अब अगर आप बात करें एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन की टास्क की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी का लोन जो है वो अप्रूव करना है या नहीं करना। बैंक्स में अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लोन के लिए अप्लाई करता है या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है या कोई भी इस तरह की चीज, तो उसको जो है वो डिसीजन के जी हाँ जी वो करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, उस बंदे के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर या उसकी दूसरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम चेक करेंगे कि हाँ जी इसको जो है वो ये जो है इसका लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा या दूसरे रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स पता चलेगा कि वो लोन रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। राइट। अब दूसरा मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना मेडिकल रिलेटेड जो है ना वो इमेजेस, आप जो है ना किसी भी मशीन एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जो है वो आप जो है ना वो फीड इन करते हैं, तो वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसको जो है ना वो कोई ट्यूमर के कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, तो वो बताया आपको कि हाँ जी ट्यूमर जो है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ठीक है, बिनाइन मीन्स अगर वो इतना आप कह लें कि नुकसानदेह नहीं है, और मैलिग्नेंट जबकि वो अगर फॉर एग्जांपल काफी नुकसानदेह है। तो मेडिकल डायग्नोसिस में जो मशीन लर्निंग है वो काफी ज्यादा जो है वो यूज हो रही है। उसके बाद अगर आपने वही बात है कि ट्रांजेक्शन आपने देखना है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन है या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे बैंक्स में जो है आपको जो है ना वो अक्सर बैंक्स की तरफ से फ्रॉड कॉल्स आ रही होती है, और आपसे वो जो है ना वो आपसे इंफॉर्मेशन जो है ना वो मांग रहे होते हैं, और उसके बाद आपको कॉल कर दिए जाते हैं, आप आपको कोई अल्लाह रहम करे कोई आपको फ्रॉड हो जाता है। तो अब जो है ना बैंक के सिस्टम्स जो है वो कह लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक के सिस्टम ने कोई पिन जनरेट करके देनी है, तो उसको जो है वो डिटेक्ट, मतलब इतना वो इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये फ्रॉड रिक्वेस्ट है या ये किसी रियल अकाउंट होल्डर की तरफ से जो है ना इनिशिएट की गई है कि मुझे जो है ना वो पिन जो है ना वो जनरेट करके दे दो। तो इतना जो है ना वो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो देख सके कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो फेक रिक्वेस्ट है या एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात की जाए कि नॉर्मली आप है, आप नॉर्मली आप है या कोई भी XYZ बंदा है, वो उसका एक नॉर्मल पैटर्न है कि वो मैक्सिमम 25,000 तक जो है ना वो एक अपने घर के पास ही एक पर्टिकुलर ATM मशीन से जो है ना वो वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो है ना वो पैसों की ट्रांजेक्शन करता है। ये उसका पैटर्न है घर के पास से या ऑफिस के पास से। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ऐसा कुछ होता है कि वो उसके अकाउंट से जो है ना वो जो ट्रांजेक्शन है वो किसी बिल्कुल रिमोट जगह से हुई है, और बहुत ही उसने मतलब बहुत बड़ी अमाउंट उसने जो है ना वो विड्रॉ की है, तो अपनी रूटीन से हट के, वो एक नॉर्मल पैटर्न नहीं था। तो ये क्या है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना वो अलर्ट हो कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म का ये बिहेवियर है और ये कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो सकती है। राइट। तो इस तरह के जो चेक्स हैं वो अभी नॉर्मली सिस्टम्स के अंदर जो है वो इंटेलिजेंट जो है वो इंटेलिजेंस डाल दी गई है कि जो कि ऑटोमेटिकली इस तरह की एक्सेस को, ठीक है, कि ये जो है आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये सॉरी ये जो आपकी ट्रांजेक्शन है ये ठीक थी या ये आपकी ट्रांजेक्शन जो थी वो फ्रॉडुलेंट थी। तो अभी आजकल क्या है कि ज्यादातर फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह के सिक्योरिटी चेक्स जो है ना वो
मतलब कह लें कि इंटेलिजेंट चेक्स जो है वो मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स में उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए फाइनेंशियल सिस्टम्स। अब फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आप जो है ना कोई पेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, या तो आप क्या करें कि वो मशीन जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लासिफाई कर दे उन पेजेस को कि ये जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ये न्यूज है, ये एजुकेशन है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। और अभी हमने ये देखा था, ये जो पीछे हमने ईमेल वाली एग्जांपल देखी थी कि कुछ जो है वो स्पैम होते हैं और कुछ नॉट स्पैम होते हैं, और स्पैम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं आपके जो है वो उसमें चले जाते हैं स्पैम फोल्डर में। तो वो क्या है कि वो मैकेनिज्म इतना इंटेलिजेंट है कि जो डिटरमिन कर लेता है और फिर वो वक्त के साथ साथ लर्न भी करता रहता है। ठीक है। फिर जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी वो जो आपकी जो लेजिटिमेट ईमेल है वो स्पैम में भेज देता है, तो क्या कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जब उसको लर्न कराते रहते हैं तो वो सिस्टम जो है वो अपने आप को अपडेट करता रहता है कि हाँ जी ये ईमेल जो थी ये स्पैम ईमेल नहीं थी, इसने इसको भी लर्न किया, और नेक्स्ट टाइम फिर वो क्या करेगा, वो उसको मोर इंटेलिजेंटली, ठीक है, उसको जो है वो आपको मतलब कहने की ईमेल को भी स्पैम में जो है वो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आपके जो मॉडल्स हैं वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है वो इम्प्रूव भी करते रहते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने आगे देखना है कि जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। एक स्टेप है मॉडल कंस्ट्रक्शन का, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, और अब दूसरा एक होता है हमारे पास मॉडल के यूजेज का। तो हम इसको देख लेते हैं। पहला स्टेप मॉडल का कंस्ट्रक्शन, कि सबसे पहले जब आपने मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना होता है, मॉडल को जब आपने बिल्ड करना होता है, जो भी आपका क्लासिफायर है जब आपने बिल्ड करना होता है। अब ये बात अच्छी तरह पता है कि आपने जब मॉडल बिल्ड करना होता है तो सबसे पहले आपको मॉडल को बिल्ड करने से पहले आपको देखना होता है कि आपने कौन सा एल्गोरिदम जो है ना अप्लाई करना है। ठीक है। मॉडल की बेसिकली आपको पता है ना, जो बिल्डिंग है वो आपके एल्गोरिदम के बेस के ऊपर ही होती है। तो आप वो अब उस चीज का डिसीजन किस तरह लेते हैं, वो आप लेते हैं अपने डेटा को देखते हुए। ठीक है। आप अपने डेटा पैटर्न को एनालाइज करते हुए, डेटा को देखते हुए आप इस चीज का जो है ना डिसीजन लेते हैं कि आपने कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है फॉर द मॉडल कंस्ट्रक्शन। राइट। तो अब जब आपने एल्गो की बात करनी है, जब अपने एल्गोरिथम का डिसीजन लेना है, तो हम जो है वो किसकी हमें जो है हमें किसका जो है वो कहने के पता होना चाहिए, या हमारे पास क्या एक बेस होनी चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे आपको याद है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ा था, एरर फंक्शन पढ़ा था, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ये बेसिकली क्या होते हैं। राइट। तो फिर आप जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन देते हैं, मॉडल जो है उसको उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की को जो है वो एज अ गाइड कंसीडर करता है खुद को बिल्ड करने के लिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये बेसिकली हमारी कह लें कि हर क्लासिफिकेशन के एंड में ये हमें एक कॉस्ट डिटरमिन करके देता है। राइट। जब हम अपने लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, मतलब हम जब मॉडल को लर्न करवा रहे होते हैं, जब लर्निंग का प्रोसीजर चल रहा होता है, तो हर साइकिल के एंड में या हर साइकिल के बाद जो है कॉस्ट फंक्शन हमें क्या बताता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारी वो क्या हो। राइट। कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमारी कह लेंगे, मतलब जो आपको मैंने बताया था कि वो जो एक एरर या वो जो एक डिफरेंस या वो जो एक रिजल्टेंट आपके पास जो एक डिविएशन आ रही है, वो ये है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो हमारे एक्चुअल ट्रू से, ठीक है, या हमारे एक्चुअल से हमारी ट्रू वैल्यू से जो है वो कितना डिफरेंट है। ये होता है हमारा जो है वो आपका कॉस्ट जो हमारी ओवरऑल कैलकुलेट करता है ऑब्जेक्टिव। अब टोटल डिपेंड करते हुए कि हमारा कौन सा जो है ना हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं अपने मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो अब वो जो मॉडल है वो बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल आज हमने जो है वो जिस मॉडल के ऊपर हमें बात करनी है, जिस क्लासिफायर के ऊपर बात करनी है, दैट इज डिसीजन ट्री। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बिल्ड करके देगा, वो मॉडल आपको क्या कह लें कि इंड्यूस करके दे रहा है, या एज ए रिजल्ट आपको क्या चीज दे रहा है। तो हमारे कह लें कि डिसीजन ट्री के केस में हमें वो जो है वो रूल्स बना के देगा। जैसे आपको याद है ना कि इफ देन एल्स के कुछ रूल्स होते थे, इस तरह से वो हमें कुछ रूल्स जो है वो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। जबकि रिग्रेशन के केस में आपको याद है कि हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता होता था, वो लाइन की इक्वेशन की, जिसको हम एडजस्ट करते होते थे स्लोप और इंटरसेप्ट की बेस पे। अब अगर हम बात करें कि रिग्रेशन में क्या था, रिग्रेशन में आपको पता है कि जब हमने मॉडल को इवैल्यूएट करना था तो हम एक वन ऑफ द मीट्रिक हमने प्रैक्टिस भी किया था, वो था आर स्क्वायर। मगर क्लासिफिकेशन के केस में मुख्तलिफ किस्म के इवैल्यूएशन मीट्रिक्स यूज होते हैं कि जिसमें हम चेक करते हैं कि हाँ जी हमारा क्लासिफायर जो है वो किस तरह जो है वो काम कर रहा है। तो हम इंशाल्लाह उसके जो मीट्रिसेस होते हैं
कि हम कौन से अब आपके इवैल्यूएशन मीट्रिक्स है, उसके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। नॉर्मली जो है ना वो क्लासिफिकेशन के केस में आप एक्यूरेसी एक मीट्रिक है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो एक्यूरेसी का जो है वो हम आगे इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं लेक्चर में, मजीद इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बेसिकली एक्यूरेसी क्या होती है और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखें मॉडल, इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब मॉडल कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, एक सैंपल डेटा सेट है जो कि हमने जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कह रहे हैं। आपको पता है ना डेटा को स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग डेटा का पार्ट है। इसकी बेस पे हमने जो है वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो है उसका सिलेक्शन किया कि जी हमने कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है। हमने यहाँ से जैसे सपोज हमने यहाँ पे हम डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने उसका सिलेक्शन किया और उसकी बेस में हमने एक मॉडल तैयार कर दिया जिसने एज अ आउटपुट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था हमें क्या एज एन आउटपुट देना है, हम उसने हमें आउटपुट देना है रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स देगा कि जब हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट्स आते जाएंगे। और उसकी बेस में हम देखेंगे कि हाँ जी, और वो हम कौन सा डेटा अप्लाई करेंगे, अपने डेफिनेटली टेस्ट डेटा देंगे। उन रूल्स के ऊपर हमें पता चलेगा अच्छा जी हाँ जी हमारा मॉडल जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे एक्चुअल से कितना जो है वो डिविएट कर रहे हैं। अब अगर देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, नेम है, रैंक है, ईयर्स है, टेन्योर्ड है। टेन्योर्ड बेसिकली क्लास है, हमारी आउटपुट लेवल है जिसको हमने जो है प्रिडिक्ट करना है। तो ये एक किस्म का ना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है कि टेन्योर्ड नो या यस। अब हमने ट्रेनिंग डेटा दिया और हमने एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम सिलेक्ट कर लिया मॉडल को बिल्ड करने के लिए, और उसके बाद हमने कुछ रूल्स जो है वो जो उस मॉडल ने प्रोड्यूस किए हैं वो हमने जो है यहाँ पे हमारे सामने। अब एग्जाम्पल की अगर डिटेल पे जाएं तो आप ये देखें कि यहाँ पे रूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने डेटा सेट इसको प्रोवाइड किया है, नेम जो है वो एक कोई रेलिवेंट फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में नेम जो है वो माइक है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो है वो नॉन टेन्योर्ड है या टेन्योर्ड है। तो फीचर सिलेक्शन के दौरान जो नेम का फीचर है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे हमने देखा था कि जैसे CNIC ऐसे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा हमारे एनालिसिस में। तो अब जो बाकी हमारे रेलिवेंट फीचर्स हैं, जैसे अब हमारे रेलिवेंट कौन कौन से हैं, हमारे पास है रैंक और ईयर्स, ये दो। तो ये तो हमारा वैसे ही आउटपुट लेवल है। तो हम जो है वो सारे डेटा सेट में जो एल्गोरिथम है, हम नहीं, एल्गोरिथम जो है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो नॉर्मली डेटा सेट में देखेगा कि हमारे पास हम यस, हमारे पास जो है ना टेन्योर्ड जो है वो कब कब आ रहा है। ठीक है, ये रूल बनाते हुए उसने डेटा सेट को असेस किया एल्गोरिथम ने और देखा कि हाँ जी यस जो है वो किस किस केस के अंदर जो है वो आ रहा है, यानी कि टेन्योर्ड यस कब कब आ रहा है। तो आप देखें कि उसने देखा कि हाँ जी ईयर्स जो है वो जब 6 से ज्यादा है, और यहाँ पे जो है उसने क्या कहा कि ईयर्स यहाँ पे 6 से ज्यादा है तो वहां पे टेन्योर्ड जो है वो क्या है, यस। सिर्फ एक इंस्टेंस, एक्सेप्ट वन इंस्टेंस यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो यस है मगर ईयर जो है वो ज्यादा नहीं है। तो इस केस में उसने जो है वो रैंक के फीचर को भी उसने इसमें जो है वो कंसीडर करेगा, और उसमें जो है वो क्या करेगा, अपने रूल को, अपनी लर्निंग को जो उसने डेटा सेट को देखते हुए उसने बनाई है, उस अंडरस्टैंडिंग को जो वो क्या करेगा वो थोड़ा सा अपडेट करेगा। और वो कहेगा अच्छा जी अगर रैंक जो है ना वो प्रोफेसर हो ना, तो उस केस में भी जो है ना वो क्या होगा, हमारा जो टेन्योर्ड है वो यस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वो एक इंस्टेंस है जहाँ पे क्या है, प्रोफेसर के मतलब केस हमारे पास एक ही है, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे यस हो। तो इस तरह मॉडल ने जो है ना वो अपनी लर्निंग जो है ना वो अपने ओन पे, अपने एल्गोरिथम ने जो है ना अपने ओन पे डेटा को देखते हुए अपनी एक लर्निंग जो है ना वो स्टैब्लिश की। लर्निंग किस फॉर्म में स्टैब्लिश की, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स के। अब जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि अगर यहाँ पे उसने कहा कि अगर जो है ना वो रैंक प्रोफेसर होगा तब भी जो है ना टेन्योर्ड जो है ना वो हो सकता है कि क्या हो, यस हो। तो मॉडल ने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग जो क्लॉज था ना यानी कि ईयर ग्रेटर देन 6 है, तो उसने उसके अंदर एक क्लॉज जो है ना वो ऐड कर दिया कि अगर रैंक हमारे पास प्रोफेसर है या ईयर हमारे पास ग्रेटर देन 6 है, तो क्या होगा इस केस में, हमारे पास जो टेन्योर्ड है वो क्या होगा, यस होगा। और कोई और अगर इन एल्स केस, जैसे आपको पता है हम इफ देन एल्स करते होते हैं, उस केस में क्या होगा, ये नो होगा। तो इस तरह से इस तरह के जो रूल्स है ना वो हमारे डिसीजन ट्री के केस में जो है वो बिल्ड होते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा, आपको पता है कि जब हम मॉडल को, इस वाले में तो हमने इंडक्शन किया ना, मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया, हमने प्रोड्यूस किया, मॉडल प्रोड्यूस किया। दूसरे स्टेप में होता है, आपको पता है कि जब हम मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो फिर हमने उसको यूज भी करना होता है, हमने उसको चेक भी करना होता है, हमने उसको अपना कॉन्फिडेंस लेके आना होता है कि हाँ जी इन तिलों में जी कितना तेल है।
कि ये मॉडल में इतना दमखम है कि ये इंडस्ट्री में, सॉरी रियल लाइफ में या रियल डोमेन में या रियल एरिया जहाँ पे इसको इस्तेमाल होना चाहिए एज अ सोल्यूशन, क्या इसको इस काबिल भी है कि हम वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपको पता है उससे पहले फिर हम टेस्ट भी करते होते हैं, और टेस्टिंग किस पे करते हैं, ऐसे डेटा के ऊपर जो कि मॉडल को हमने ट्रेनिंग के वक्त नहीं दिखाया होता। ज़ाहिर स्टूडेंट्स को नहीं दिखाते हैं ना जो टेस्ट लिया जाता है, तो इसी तरह टेस्ट डेटा उसको नहीं दिखाया होता। तो देखते हैं कि हाँ चेक करें कि मॉडल में कितना को जो है ना वो जान है अननोन सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करने की। तो अब जनाब हमने क्या करना है कि इसको हमने चेक करना है। तो चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मुख्तलिफ मीट्रिसेस जो है ना वो यूज होती हैं। वन ऑफ द मीट्रिस इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो मॉडल की बताती है कि हाँ जी मॉडल जो है वो कितना एक्यूरेट है, हाउ मच एक्यूरेट मॉडल इज। तो वो आगे इसको देख लेते हैं मजीद डिटेल में। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने मॉडल बिल्ड कर लिया, ठीक है, मॉडल बिल्ड। अब मॉडल के टेस्टिंग का टाइम आ गया क्या, ताकि मॉडल को हम प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब पिछले जो हमने देखा था पिछले एग्जांपल में, वहां पे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, बट यहाँ पे हमारे पास ये वो अब डेटा का पार्ट है दैट इज द टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, टेस्टिंग जो के लिए हमने जो डेटा को जो हमने डिवाइड किया हुआ था। तो हमने क्या कर लिया, अब हम चेक करते हैं, हाँ जी जब हम टेस्टिंग डेटा देते हैं और देखते हैं कि मॉडल जो है वो कितना अच्छा या कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो उसको अनसीन डेटा, क्योंकि टेस्ट डेटा तो हमने मॉडल को दिखाया ही नहीं लर्निंग के दौरान जब वो बिल्ड हो रहा था अपने आप को, तो हमने उसको दिया जी एक हमने रो दी कि हमने इसका रिजल्ट जो है वो चेक करना है कि हाँ जी जेफ जो है वो उसका नाम है, रैंक उसका प्रोफेसर है, और जी उसकी जो ईयर ऑफ सर्विस है या जो भी है वो क्या है, वो 4 है। अब हम जी देखना चाहते हैं कि हाँ जी मॉडल के बच्चे तू बता जरा कि रिजल्ट जो है ना वो क्या आप जो है ना सरकार प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्या अपने रूल्स के हिसाब से वो, क्योंकि देखे ना मॉडल अपने रूल्स के हिसाब से क्या आंसर करेगा, यस। क्यों, क्योंकि हमने जो उसने रूल्स बनाए हैं, जो उसने क्लॉजेस बनाए हैं, वहां पे क्या आता है कि रैंक अगर प्रोफेसर होगा तो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, वो जो है वो यस होगा, क्योंकि रैंक के ऊपर और कोई चेक नहीं था। राइट, दूसरा चेक किसके ऊपर था, ईयर्स पे था, वहां पे क्या था, ईयर अगर ग्रेटर देन 6 हो। तो यहाँ पे जो है ना आप देखें कि एक मिसक्लासिफिकेशन का केस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें। अब ये मिसक्लासिफिकेशन उसने क्यों की है कि जब हमने इसको ये मर्सिलिया का जो है वो हमने मर्सिला का जो हमने डेटा दिया, जिसके अंदर उसका नेम जो है मर्सिला है, रैंक उसका एसोसिएट प्रोफेसर है, और ईयर्स ऑफ सर्विस उसका 7 है। तो जब हमने इसका उसको डेटा दिया तो उसने चेक किया अपने रूल्स के ऊपर, तो उसने जो है ना हमारे पास मिसक्लासिफिकेशन कर दी। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि उसका रैंक जो था प्रोफेसर नहीं था। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो गया, वो तो हो गया फॉल्स, वो चेक लगा था वो तो हो गया फॉल्स, मगर ईयर जो सर्विस था उसका 6 से बड़ा था, तो वो वाला क्लॉज जो है वो ट्रू हो गया। तो मॉडल ने जो है वो क्या आंसर किया, यस। मगर असल में आप देखें कि उसका आंसर क्या था, आंसर है उसका नो। यानी कि असल में जो डाटा का टेस्ट डेटा में जो एंट्री थी आउटपुट लेवल की वो नो थी, मगर मॉडल ने जो अपने रूल्स प्रोड्यूस किए उसकी बेस पे उसने आंसर दे दिया यस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक मिस क्लासिफिकेशन आ गई। तो क्लासिफिकेशन के उसमें जो एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं, मिस क्लासिफिकेशन। वहां पे हम उसको क्या कहते होते थे, रेजिडुअल्स या एरर या जो भी आपने पढ़ा था उसके हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी जो है वो देखें कि एक्यूरेसी, हमने देखा था ना कि जब भी हमने मॉडल को इवेलुएट करना है तो हम मॉडल के जो है वो सॉरी जो क्लासिफिकेशन के केस में उसका जो है वो मीट्रिक होता है, सॉरी मीट्रिक्स में से वन ऑफ द मीट्रिक जो हम यूज करते हैं दैट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को आप जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है ना बेसिकली दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यूज दैट आर करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द क्लासिफायर। इसका क्या मतलब है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, हिस्सा, रिजल्ट्स का वो हिस्सा जो कि, या टेस्ट डेटा का वो हिस्सा जो कि मॉडल ने करेक्टली जो है वो क्लासिफाई किया। हम यहाँ पे डिफरेंस या डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे कि जो हम रिग्रेशन में कहते थे ना कि हाँ जी ये कितना इसका जो है ना वो कितना डिस्टेंस या कितना नंबर ऑफ कितने यूनिट्स जो है ना वो डिफरेंस है। यहाँ पे हम बस ये बात करते हैं हाँ जी करेक्टली प्रिडिक्ट किया या करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी क्लासिफायर को जो है ना वो इमेजेस दिखा रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इमेज जो है ना फ्रूट का है या ऑरेंज का है, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब अगर हमने उसको जो है ना उसको एप्पल का जो है ना वो इमेज दिखाया, अगर वो एप्पल है तो उसको वो एप्पल ही कहेगा। अगर वो एप्पल नहीं कहेगा उसको क्या कहेगा, ऑरेंज कहेगा। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये मिस क्लासिफिकेशन है, ये उसने ठीक प्रिडिक्ट नहीं किया। कि अब ये वाला केस नहीं है, ये नहीं होगा कि हाँ जी वो जो उसने ऑरेंज का है वो एप्पल यानी कि जो असल रिजल्ट है उससे कितना डिफरेंट है।
इट्स जस्ट अ मैटर के मतलब जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटकम है वो हमारी एप्पल थी और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो ऑरेंज है। तो इस केस में जो यहाँ पे जो टर्म जो यूज की जाएगी या वो उसकी जो समझा जाएगा रिजल्ट्स को, क्या समझा जाएगा, दैट इज मिसक्लासिफिकेशन। तो बेसिकली एक्यूरेसी क्या होती है, जितने भी करेक्ट प्रिडिक्शंस यानी कि नंबर ऑफ जो करेक्ट प्रिडिक्शंस जो दी होती है ना मॉडल ने, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इंस्टेंसेस, यानी कि जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं आपके टेस्ट डेटा के अंदर, उसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं, उसके उससे हम डिवाइड करते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस जो कि उसने करेक्टली प्रिडिक्ट की होती है, राइट मतलब करेक्टली सॉरी जो कि करेक्टली उसने प्रेडिक्ट की होती हैं उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो हमारी क्या होती है जो इंस्टेंसेस होती हैं टेस्ट डेटा सेट्स के, टेस्ट डेटा सेट के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो जो एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं कि जी ये क्या है, ये मिस क्लासिफिकेशन है। और अगर आप हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन की, जो मैंने आपको कहा था कि वो कुछ रिजल्ट्स इंड्यूस करके देता है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि जब आप क्लासिफिकेशन के टास्क में काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे किस तरह से ये काम कर रहा होता है। आपने वही किया कि आपने जो है ना डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को हम क्या कह रहे हैं ट्रेनिंग सेट और दूसरे को हम क्या कह रहे हैं टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट के ऊपर हमने जो है वो क्या हुआ कि हमने सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं तो हमने एक एल्गोरिदम अप्लाई, एल्गोरिदम की बेस पे मॉडल बन गया, ठीक है। अब ये जो मॉडल बना है वो इस डेटा की बेस पे बना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये रिजल्ट्स जो है वो इंड्यूस की, राइट, ठीक है। हमने जो इंडक्शन की है मोस्ट पर्टिकुलरली अगर हम इस वक्त डिसीजन ट्री की बात करें कि जो हमने रूल्स प्रोड्यूस किए हैं उस ट्रेनिंग डेटा की बेस पे, ठीक है। तो और जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे थे कि रिग्रेशन के केस में हमने क्या प्रोड्यूस किया था, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोड्यूस किया था। तो ये क्या है कि इंडक्शन है, ये इसकी एक रिजल्ट है, जो मॉडल की जो अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, कि वो इन द फॉर्म ऑफ रूल्स है या इन द फॉर्म ऑफ कोई मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है। तो अब अगर जैसे डिसीजन ट्री हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होंगे, उसकी इंडक्शन जो है वो क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ, वो क्या होगी यहाँ पे क्या होंगे वो रूल्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमने जो है वो टेस्ट डेटा की बेस पे अब हमने उनको अप्लाई करके चेक करना है कि हाँ जी मॉडल जो है वो कितना करेक्टली या इनकरेक्टली जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो उससे हम क्या करेंगे, हम डिड्यूस करेंगे रिजल्ट, हम डिडक्शंस करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम अनसीन डेटा के ऊपर अपने ट्रेंड मॉडल को जो है हम चेक करेंगे और हम प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स लेके आएंगे, हम प्रिडिक्शंस लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है ना वो एट्रीब्यूट वन जो है वो, अगर फर्स्ट आप इंपॉर्ट को देखें, एट्रीब्यूट वन जो है वो यस है, एट्रीब्यूट टू की वैल्यू है लार्ज, एट्रीब्यूट थ्री की वैल्यू है 125,000। तो जो आपका क्लास है वो क्या होगी, नो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारा कह लें कि ये इंस्टेंट। अब इस पूरे डेटा के ऊपर जो है, इस पूरे डेटा के क्लासिफायर ने क्या किया, अपने रूल्स बनाए, ठीक है। मगर जो टेस्ट डेटा पैच था वो क्लासिफायर ने पहले देखा हुआ नहीं था। तो अब क्लासिफायर क्या करेगा, तो अब वो जो गिवन इंस्टेंसेस थे, जो टेस्ट डेटा के ऊपर अंदर जो इंस्टेंसेस थे, हम जो है वो उसका रिजल्ट कंप्यूट करना चाहते हैं कि हाँ जी अगर ये वाला होगा रिजल्ट नो स्मॉल 55,000 तो जो है वो इसकी क्लास क्या होगी, यस या नो। हमें जो है वो अब हमें तो पता है उसके टेस्ट के वक्त हमें तो रिजल्ट पता है, मगर अब मॉडल को ये नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लासिफायर की परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट कर रहे हैं। हम मॉडल से पूछते हैं कि हाँ जी आपके जो है वो क्या, आपकी क्या प्रिडिक्शन है। तो तब हमें उसे पता, तब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें जो मॉडल है वो कितनी दफा करेक्ट जो है वो आंसर्स दे रहा है और कितनी दफा जो है वो रॉन्ग आंसर्स दे रहा है। तो इस केस में हमारे पास इस तरह से हमें क्या पता चलेगी, हमारी मॉडल की एक्यूरेसी पता चलेगी, राइट। तो अब जो है वो क्लासिफिकेशन के मल्टीपल एल्गोरिथम्स या टेक्निक्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, हम इनमें से कुछ देखेंगे भी। डिसीजन ट्रीज है, नैव बेस है, के नियरेस्ट नेबर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, एएनएन्स हैं। तो ये मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, इनमें से कुछ हम अपनी लेक्चर सीरीज में देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो जो आज हमने कह लें कि जो अपना पढ़ना है एल्गोरिथम जिसको हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिसीजन ट्री। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। इसमें जो है वो बिल्कुल ट्री की फॉर्म में आप लोग सारे जो है वो उससे फेमिलियर है।
जो कि डेटा स्ट्रक्चर में आप जो पढ़ते होते थे ट्री, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ जो है हमारे पास नोड्स होते थे, कुछ हमारे पास जो है वो इंटरनल नोड होते थे, कुछ हमारे पास रूट नोड होता था, कुछ हमारे पास लीफ नोड्स होते थे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो लीफ नोड्स है ना उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लीफ नोड के ऊपर हमारी आउटपुट क्लासेस होती है, क्लास होती है, यानी कि वो जो लेबल, आउटपुट लेबल, या वो जो आउटपुट या वो जो आंसर हमने प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग का जो डिसीजन ट्री है वो क्या कर रहा होता है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहा होता है, मगर रिग्रेशन में भी यूज होता है डिसीजन ट्री। तो हम उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन ट्री, ठीक है। वैसे नॉर्मली डिसीजन ट्री को जो है वो एज अ क्लासिफायर ही लिस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो है क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, मगर ये रिग्रेशन में भी यूज होता है, और इसको हम क्या कहते हैं वहां पे, रिग्रेशन ट्री। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने जो है वो क्लासिफिकेशन की जो है ना हमने बात की है ऑन द बेस ऑफ डेटा सेट के, हमारे पास जो है ट्रेनिंग डेटा होता है, फिर हम क्या करते हैं उससे जो है ना वो एक डिसीजन ट्री हम बिल्ड करेंगे जो कि रूल्स होंगे, और ये किस फॉर्म में होगा, ये एक बाइनरी ट्री होगा, कि ज्यादातर इसमें क्या होगा कि हर ब्रांच पे क्या होगी, वो दो ब्रांचेस होंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट की बेस पे होगा कि मतलब कह ले कि हर नोड के ऊपर हमारे पास जो है ना वो एक एट्रीब्यूट होगा, और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज की बेसिस के ऊपर जो है ना कंट्रोल जो है वो आगे जो है वो मूव करेगा, या तो वो लेफ्ट पे जाएगा या फिर वो राइट पे जाएगा। तो ये हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे देखेंगे। अब अगर हम एल्गोरिथम इसके सूडो कोड की बात करें डिसीजन ट्री के, तो उसको हम समझ लेते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ट्री बिल्ड करना है, तो जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको हम रूट पे फिक्स करते हैं। हम ये बेस्ट एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एट्रीब्यूट का कितना इंफॉर्मेशन गेन आ रहा है। अब ये वाली टर्म्स आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अभी आगे मैं आपको जब एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा इसका क्या स्टेप है, इसका जो स्यूडो कोड का, कि हम अपने ट्रेनिंग सेट को जो है हम अपने सबसेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर सबसेट का जो है ना वो क्या होता है कि इन अ वे कि जो हमारा हर सबसेट है वो सेम वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या होगा, स्टेप जो है वो 1 से 2 तक जो है ना वो रिपीट होता रहता है तमाम सबसेट्स के लिए, अनटिल के हम जो है वो सारी ब्रांचेस ऑफ द ट्री के हम लीफ नोड्स को जो है ना वो फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो ये जो है ना वो सूडो कोड है ओवरऑल डिसीजन ट्री का, जो कि ये फॉलो करता है। अब डिसीजन ट्री की कुछ जो है ना वो एजम्पशंस हैं कि बिगिनिंग में जो है वो क्या क्या करता है कि सारे ट्रेनिंग सेट को वो एज अ जो है ना वो कंसीडर करता है। फीचर वैल्यूज जो है वो प्रेफर की जाती है, इसमें क्या होंगी, वो कैटेगोरिकल होंगी, कि यहाँ पे जो फीचर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, कैटेगोरिकल होंगे। और कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस आ भी जाता है, यानी कि न्यूमेरिक या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ जाता है जो कि इतना कोई डिस्क्रीट ना हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम आपको पता है ना हमने डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, क्या डाटा ट्रांसफॉर्म करते हैं प्री प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसको क्या कर देते हैं, हम डिस्क्रीटाइज कर देते हैं। वो टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ उसको ट्रांसफॉर्म करने की, डाटा को हमने जब हमने प्री प्रोसेस की बात की थी। अब क्या है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे रिकर्सिवली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि वैल्यूज जो भी उसकी हैं उस रिकॉर्ड्स की, उनको हम रिकर्सिवली, उसको रिकर्जन आपको पता है, आप पढ़ के आए होंगे डेटा स्ट्रक्चर में भी और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में भी। अब जो एट्रीब्यूट्स को एज अ रूट या इंटरनल नोड पे आपने जैसे प्लेस करना है ट्री की, वो कोई पर्टिकुलर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, कोई स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी जिसको फॉलो करते हुए आप इस चीज का डिसीजन करते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह ताला विद एग्जांपल्स इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम डिसीजन ट्री की एग्जांपल पे आए और हम इसको समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये डिसीजन ट्री किस तरह काम कर रहा है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब आपको पता है कि अभी हम इस एग्जांपल को जो है ना वो ट्रेवर्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो सॉरी, अब जो है वो आपको पता है ट्री जो है वो बाइनरी भी होता है, और इसके अलावा भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर बाइनरी होगा तो जो है वो क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो आपके पास दो ही जो है वो वेरिएबल्स होंगे, और इन द केस ऑफ मल्टीपल या मल्टी वेरिएट, तो ट्री की जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। अब इस एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास जो है वो तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि हमारे पास एज अ इंडिपेंडेंट या प्रिडिक्टर्स, ठीक है, जो रोल प्ले करें, क्योंकि आईडी को हमने पहले डिस्कस किया था, इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होगा उसकी इंडक्शन इंडक्शन।
राइट। तो और एक हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास एज ए रिजल्ट वन वेरिएबल है, जो कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट लेवल या आउटपुट क्लास, या जिसको हमने जिसकी हमने क्लास जो है ना फाइंड आउट करनी। तो अब जो है इन तीन में से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास रूट नोड के लिए सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट जो है वो कौन सा है, राइट। तो अब ये जो है वो वैसे किसी एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे जो है ये सिलेक्शन होती है, और वो जो है हमारे पास कह लें कि उस क्राइटेरिया के अंडर हम फिर डिसीजन करते हैं कि हाँ जी कौन सा नोड बनेगा, और उस क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि हाँ जी जो हमें सबसे पहले आंसर दे देगा नोड, वो हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो एट्रीब्यूट या जो प्रिडिक्टर हमें सबसे पहले आंसर दे देगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो है ना इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये जो है वो क्या बात होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो ट्रावर्सल हुआ है वो हुआ है जब हमने रिफंड को एज किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल यस की बात करें कि अगर रिफंड हमारे पास यस हो, आप इस एग्जांपल को, इस डेटा सेट को देखें कि जहां जहां पे जिन जिन इंस्टांसेस में अगर हम इस एट्रीब्यूट की बात करें, जहां जहां पे हमारे पास यस है, तो जो हमारे पास चीट है, चीट हमारा एक जो है वो आउटपुट लेवल है जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, तो वहां पे जो है वो चीट का आंसर नो आ रहा है। यानी कि रिफंड देखें, एक यहाँ पे रिफंड 1 में यस है, 4 में यस है, 7 में यस है, तो जहां जहां पे रिफंड हमारे पास यस है वहां पे स्ट्रेट हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज नो, ठीक है। होमोजीनियस हमारे पास जो है ना हमें क्लास मिल चुकी है, दैट आंसर इज नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इन तमाम ट्रेनिंग इंस्टेंसेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी रिफंड यस होगा तो चीट हमारे पास नो होगा, हम ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी यस के केस में आंसर नहीं आ रहा। मगर अगर हम देखें कि जहां पे रिफंड हमारा नो है, तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, यस भी आ रहे हैं और नो भी आ रहे हैं, राइट। जी नो भी है, यस भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें तो इंस्टेंस 2, 3 और 6, 9 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे जो रिफंड जहां पे नो है तो वहां पे चीट जो है वो नो है। मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 5, 8 और 10 इंस्टेंस को, तो जो रिफंड है नो है मगर चीट जो है वो यस है। तो इसका मतलब है कि इन इंस्टेंसेस में रिफंड के नो होने के केस में हमारे पास यस होने के केस में तो हमें फौरन पता चल गया कि उसका जो चीट है वो नो है, मगर रिफंड के नो होने के केस में स्टिल कुछ इंस्टेंसेस हमें उसका रिजल्ट एज ए नो दे रहे हैं और कुछ इंस्टेंसेस हैं जो हमें उसका आंसर यस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ब्लाइंडली डिसीजन नहीं ले सकते कि जब जो हमारा जो चीट है वो नो होगा इन द केस ऑफ रिफंड हमारा नो होगा। तो फिर हमें क्या है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि अगर रिफंड हमारे पास नो होगा तो फिर हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम रिफंड के बाद हम नेक्स्ट अपना जो है ना वो जो एट्रीब्यूट है उसको कंसिडर करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे साथ साथ देखें आप स्प्लिट पे हो रहा है कि रिफंड जहां पे यस था तो हमारे पास 3 ऐसे इंस्टेंस थे जो कि डायरेक्ट आंसर दे रहे थे नो। कौन कौन से? 1, 4 और 7। जबकि हमारे पास नो के केस में हमारे पास मिक्स आ रहा था। तो यस का तो फैसला हो गया, अब हमने रिफंड को नो के केस में हमें फैसला करना है, तो उसके लिए हमें मजीद जो है ना इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। तो वो 7 इंस्टेंसेस थे जिनका अभी फैसला होना बाकी है। तो अब अगर हम देखें कि हम जब मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट पिक करते हैं जो कि एज नेक्स्ट स्प्लिटिंग एज जो है वो यूज होगा, अगर नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्प्लिटिंग जो एट्रीब्यूट है वो पिक कर लेते हैं एज अ मैरिटल स्टेटस। तो ये हमारे डेटा को ब्रांचेस में मजीद जो है डिवाइड कर देगा। तो हमने देखा जो है वो जब रिफंड जो था वो हमारे पास नो था, तो जो रिफंड के उसमें कह लें कि जो थे वो नो थे, वो टोटल हमारे पास जो 7 इंस्टेंसेस हमारे पास ऐसे थे जो रिफंड नो के केस में, ठीक है। टोटल ये देखिए 7 इंस्टेंसेस जो रिफंड नो के केस में थे, वो कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 6 और 8, 9, 10, राइट। तो अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है हम 7 हमारे पास जो है वो इंस्टेंसेस बच गए, 3 का हमारे पास यस के केस में फैसला हो गया। तो हम नेक्स्ट जो है वो इसकी स्प्लिटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे, राइट, मैरिटल स्टेटस केस पे। तो हमने देखा कि जब मैरिटल स्टेटस इन 7 इंस्टेंसेस का हमने जब इसको देखा, तो मैरिटल स्टेटस जब नो होगा, यानी कि हमने उसका किन किन इंस्टेंसेस को देखना है, 2, 3, 5, 7 और ये आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। तो हमने जब देखा तो हमने चीज नोट की कि जब मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो चीट जो है वो नो है। यानी कि जहां जहां पे मैरिटल इन इन इंस्टेंसेस में देखें जहां जहां मैरिटल स्टेटस
जो है वो मैरिड है वो नो आ रहा है, उसका चीट नो आ रहा है, राइट, इन 3 इंस्टेंसेस में। तो हमारे पास फौरन हमें आउटपुट लेबल मिल गया, होमोजीनियस क्लास हमें मिल गई कि आंसर उसका क्या है, नो है। और पीछे बच गए इन 3 में से 4, यानी कि 7 में से अगर हम कहते हैं कि बंदा मैरिड है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो नहीं चीट करेगा। तो आउट ऑफ 7 जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 6, 9, वो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनका स्ट्रेट अवे हमें आंसर मिल चुका है नो, ठीक है, कि वो चीट जो है वो नो होगा। अब जो बाकी के 4 है, 3, 5, 8, 10, उनका हमने फैसला करना है, ठीक है, जिनका स्टेटस जो है वो सिंगल है या डाइवोर्स्ड है, और उनको हम कहाँ ले जाएंगे, एट द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मजीद हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बिकॉज दैट इज नॉट अ होमोजेनियस क्लास, दैट इज अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ इंस्टेंसेस, जिनके रिजल्ट्स जो है ना वो मिक्स आ रहे हैं, यस नो की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब हम उसको आगे चेक करेंगे। तो अगर हम देखें कि अगर हम सिंगल की बात करें तो हमारे पास यस या नो आ रहा है, और इसी तरह अगर हमारे पास डिवोर्स है तब भी हमारे पास यस ना नो आ रहा है। तो हमें जो है ना मजीद इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम अगला एट्रीब्यूट पिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टैक्सेबल इनकम एक एट्रीब्यूट जो है ना रह गया। तो अब अगर हम देखें टैक्सेबल इनके एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने कहा था कि जो डिसेंट ट्री है वो उसके लिए जो है ना वो आपके पास कैटेगोरी जो है या डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिक डेटा है या कॉन्टिन्यूस डेटा है इस एट्रीब्यूट का, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिटाइज करेंगे, यानी कि हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स हमने जो है पढ़ी थी। तो ये क्या है, हम इस पे डिस्क्रिटाइजेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। और डिस्क्रिटाइजेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, यहाँ पे बिनिंग मेथड यूज करें, बिन्स बना रहे हैं, ठीक है, इंटरवल्स बना रहे हैं। तो हमने एक बिन बना ली है ग्रेटर देन 80 और एक बिन बना लिया हमने लेस देन, राइट। और इक्वल जो है वो किसी भी साइड पे हम प्लेस कर सकते हैं, अगर 80 से बराबर आ जाता है। तो बेसिकली क्या होंगे, ये बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, राइट, कॉमन नहीं हो सकता। आपको पता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक जगह चीज, एक ही चीज जगह एक आती है, डिसजॉइंट होता है वो। अगर फॉर एग्जाम्पल बिन हमारी ग्रेटर देन 80 है, तो हम देखेंगे कि जो इंस्टेंस 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 है, ठीक है, वो किधर किस साइड पे होंगे, वो ग्रेटर देन 80 है। इधर आप देखें ना, जहां जहां 80 से बड़ी आपकी आ रही है वैल्यू, तो कौन कौन से इंस्टेंसेस, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। और जो 80 से कम है वो कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं, 3, 6 एंड 9, राइट। तो हम इनको डिस्क्रिटाइज करेंगे अपने कॉन्टिन्यूस फीचर्स को, जब भी आपने डिसीजन ट्री को जो है ना वो यूज करना है। तो हमने देखा कि 10 में से जो 4 केसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो तो ऑलरेडी मैरिटल स्टेटस की जो है वो ब्रांच से हमारे पास उनका फैसला हो चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें देखें 3 जो है वो मैरिड वाली उस पर चले गए हैं, और जो बाकी है वो 4 जो है उनका हमने स्टिल अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इस तरह से जो है वो मॉडल एक्चुअली बिल्ड होता है। तो अब हमने रिमेनिंग 4 को हमने चेक करना है, ये जो इस तरफ है सिंगल या डाइवोर्स, इनको हमने चेक करना है। तो अब हमने जो टैक्स इनकम फीचर है उसको जो है हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 80 है, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो नो आ रहा है। लेस देन 80 के केस में एक इंस्टेंस है जो हमारे पास आंसर नो है, और जब भी ग्रेटर देन 80 है तो हम इसका आंसर यस कर। आप इंस्टेंसेस को देखें, इन इंस्टेंसेस को देखेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा, और भी कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया, हम एक डिसीजन पे पहुंच गए, और हम यहाँ पे जो है इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि बिकॉज हमने टारगेट वेरिएबल की आंसर जो है हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक इंस्टेंस यानी कि 3 जो है वो हमारे पास जो है वो किसमें जाएगा, शॉर्टर देन वाली पे, और जो 3 है वो हमारे पास किसमें जाएंगे, मैक्सिमम वाली में, यानी कि जो हमारा क्या है, ग्रेटर देन। तो अब जो है वो बात हो रही है कि हमने जो है वो हर एक स्टेज पे जो है वो जो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट है उसको हम आगे लेके चलते जाएंगे, और कंट्रोल इसी तरह आगे जाता चला जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि रूट नोड तो इस तरह कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आगे देखें कि हम अगर रूट नोड जो है वो रिफंड के बजाय, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट है जिसको हम रूट नोड कह रहे हैं वो हम जो है वो रिफंड के बजाय अगर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे हमने मैरिटल स्टेटस जो है वो एज अ रूट नोड लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो अप टू सो ऑन ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बन सकते हैं, राइट। इस एक ही डेटा सेट में हमारे पास जो है मल्टीपल जो है ना वो डिसीजन ट्रीज बन सकते हैं, जो कि करेक्ट प्रेडिक्शंस हमें दे सकते हैं। मगर कुछ डिसीजन ट्रीज जो है हमारे पास वो एफिशिएंट होंगे और कुछ इतने एफिशिएंट नहीं होंगे।
ठीक है, और कुछ एफिशिएंसी की टर्म्स में जो है वो बराबर होंगे। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि मतलब आंसर्स जो है वो क्विकली हमें दे रहे हैं, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा डीप होंगे। तो ओवरऑल जो है ना हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज जो है वो हो सकते हैं, जो कि सेम प्रोवाइडेड डेटा सेट, यानी कि जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जिसको हम इंडक्शन के लिए यूज करें, डेटा को सॉरी ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडल को बिल्ड करने के लिए यूज करें, वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या है कि हमने यहाँ पे इस केस में हमने जो इंडक्शन के लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया, हमने डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम अप्लाई किया, और उससे हमने एक क्लासिफायर या मॉडल जो है हमने बिल्ड किया, और उस पे जो है ना हमने अपने टेस्ट डेटा को हमने उसके ऊपर जो है ना मॉडल को फीड इन किया, और उससे जो हमने अपने रिजल्ट्स जो है वो क्या किए, रिड्यूस किए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मॉडल हमारा बिल्ड हो चुका है, तो जो पीछे हमने मॉडल बिल्ड किया था, ये जो रिफंड को रूट नोड पे रख के हमने आगे फर्दर इसकी जो है हमने डिडक्शंस या एक ट्री बिल्ड किया था, रूल्स बिल्ड किए थे। तो अब इसके ऊपर अगर हम ये रन करके देखें कि हमारे पास एक टेस्ट डेटा आ गया जी, रिफंड हमारे पास नो है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, टैक्सेबल इनकम हमारे पास 80,000। ठीक है, ठीक हो गया कि ये हमारे पास जो है ना एक हमारे पास टेस्ट इंस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे जो है वो अब देखते हैं कि इस केस में अगर हम इसकी ट्रेवर्सल करें तो किस तरह होगा। यहाँ से देखें, इसने रिफंड को देखा, क्या है, नो, रिफंड क्या है, नो, तो ये किस तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, आप देखेगा अच्छा जी मैरिटल स्टेटस है जी मैरिड, ये मैरिड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें फौरन आंसर मिल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम टैक्स इनकम के क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है कि इसका आउटपुट क्या होगी, आउटपुट होगी नो, राइट, हमें क्विकली आंसर मिल चुका है। तो अगर हमारे पास मैरिटल स्टेटस हमारे पास सिंगल या डाइवोर्स होता तो फिर हम मजीद इसको चेक करते इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाके, मगर इस केस में हमारे पास डिडक्शन बहुत जल्दी हो गई है। तो जो डिसीजन ट्रीज है उनका फायदा भी ये कि हमें बड़े क्विक आंसर्स या प्रेडिक्शंस या जो रिजल्ट्स है दे देता है हर दफा, क्योंकि ये जो है ना वो स्प्लिटिंग कर रहा होता है, रूल्स इसके बने हुए होते हैं, तो ये बड़ा जल्दी से हमें जो है ना रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हमने देखा कि ये क्लासिफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ डिसीजन ट्री एक जनरल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो है वो डिसीजन ट्री को एज अ बेस्ट सूटेड मतलब कह रहे हैं डिसीजन ट्री को अप्लाई करते हुए एक बेस्ट सूटेड एट्रीब्यूट जो है वो डेटा की स्प्लिटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आउटकम की रिस्पेक्ट से। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद हम उसको मल्टीपल या 2 ब्रांचेस या मल्टीपल ब्रांचेस हम उसको जो है उसमें डिवाइड करते हैं। अगर बाइनरी का केस हो तो उसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस होती हैं, जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको स्प्लिट करते हैं एट्रीब्यूट्स की बेस पे, और एज सून एज हमारे पास जब भी आंसर मिलता है तो बस हम उसको जो है वहीं पर टेबल को रोक देते हैं। बेसिक जो आप कह लें कि एल्गोरिथम जो कि आपकी स्प्लिटिंग के लिए जो यूज होता है वो सेम है, मगर ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो कि डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्राइटेरिया आप जो है वो आप यूज कर रहे हैं फॉर द स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग के जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। IT3 जो है वो एक फेमस क्राइटेरिया है जो कि यूज किया जाता है, इसकी इसी की हमने जो है वो अभी एग्जांपल भी हम देखेंगे IT3 के ऊपर। तो ये जो डिसीजन ट्री है ये बेसिकली एक ग्रिडी अप्रोच के ऊपर काम करता है। अब ग्रिडी अप्रोच या ग्रिडी एल्गोरिथम बेसिकली क्या होते हैं, जो ग्रिडी एल्गोरिथम्स है ना वो एक एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रेटेजी है, राइट, जो एक ना ग्रिडी मैनर में काम करती है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। ये पहले से फोरसाइटेड नहीं होता कि ये जो है ना कि मतलब करंटली जिस मतलब कहने पाथ को हमने फॉलो किया है वो जो है वो मतलब कहने के ठीक है नहीं ठीक है, ये जो भी इसने करंटली पाथ चूज किया होता है ना शुड बी टेकन जो कि उस वक्त करंटली आपको ठीक लग रहा होता है, जिसको जो कि करंटली आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन द लॉन्गर रन वो शायद इतना ठीक से आपके पास ना हो आपका डिसीजन, मगर फॉर द कह रहे करंट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना आपको जो बेस्ट सूटेड जो लग रही होती है ना डिसीजन, जो ऑप्शन आपको लग रही होती है, इसको जो है ना जब आप ऑप्ट कर लेते हैं तो वो हम क्या कहते हैं उसको, ये हमारी एक ग्रीडी अप्रोच है। हमें जैसे पता है कि फॉर एग्जांपल आप देखें ना हर स्टेप पे आपको कुछ चॉइसेस होती है जिंदगी में, ठीक, आप जो है वो क्या करते हैं कि आप करंटली वो चॉइस ऑप्ट करते हैं जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा होता है। तो इसी तरह ये ग्रीडी अप्रोच भी इसी पैटर्न पे जो है वो काम करती है।
तो इसी की assumption आप बना लेते हैं कि अगर अभी करंटली हमें ये सही रिजल्ट्स दे रहा है तो फिर इन लॉन्गर रन भी आपको ये बेहतर ही रिजल्ट्स देगा। तो हमने क्या किया, इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो हमें बेटर ऑप्शन लग रही है, हम उसको जो है ना हर एक स्टेज पे जो है ना हर एक पॉइंट पे हम उसको पिक कर रहे हैं। तो डिसीजन ट्री भी जो है ना वो इसी अप्रोच के ऊपर काम करता है कि जो भी बेस्ट ऑप्शन करंटली उसको जो है ना वो लग रहा होता है ना वो चूज कर लेता है। करंटली बेस्ट ऑप्शन का क्या मतलब है कि जब हम करंट स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना, जो हर एक स्टेज पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो जो बेस्ट एट्रीब्यूट लग रहा है ना हम उसकी बेस पे हम उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे डेटा सेट, ट्रेनिंग के डेटा सेट, क्योंकि टेस्ट सेट तो हम ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं, तो हमने ट्रेनिंग किस डेटा सेट के ऊपर उसको बिल्ड करना है ना अपने मॉडल को। तो हम अपना मॉडल का जो काम है वो कहाँ से शुरू करते हैं, वो हम अपने रूट से शुरू करते हैं, और फिर हर लेवल पे हम एक एट्रीब्यूट को पिक करते हैं जिसके ऊपर हम स्प्लिट करते हैं। ठीक, तो इसी तरह रूट को भी हमने जो है ना वो एक बेस्ट एट्रीब्यूट के तौर पे, एक स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे चूज किया था। तो अब जो है ना हमारा जो एट्रीब्यूट है वो आपको पता है कि इसमें जो है वो क्या है कि वो क्या होने चाहिए, कैटेगोरिक होने चाहिए, और कॉन्टिन्यूस होंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक अप्लाई करके उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं, उसको कैटेगोरिकल बना देते हैं। और हर ब्रांचिंग में हर एक स्टेप पे जो हमारी इंस्टेंसेस हैं वो क्या होते जाते हैं, वो उस एट्रीब्यूट के बेस पे डिवाइड होते जाते हैं, जो कि हमने स्प्लिटिंग के लिए जो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हमने यूज किया होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे जो है एट्रीब्यूट 1 हमने चूज किया था उसके लिए स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, उस एट्रीब्यूट 1 की हमारे पास दो वैल्यू थी, रिफंड यस था या रिफंड नो था। तो जितने भी यस के केस के जो थे वो हमारे पास वो चले गए थे यस की ब्रांच में, और जितने नो के थे वो नो की ब्रांच में जो है वो मूव कर गए थे। हर लेवल पे डेटा सेट, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसके हर लेवल पे हम जो है अपनी पार्टीशनिंग करते रहते हैं। ठीक है, और हर नोड के ऊपर हम उसको जो क्या करते जाते हैं, स्प्लिटिंग करते जाते हैं। जब हम स्प्लिट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस का जो काउंट है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच जाते हैं, लीव के ऊपर। और लीव के ऊपर आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, आउटपुट होती है, और वही हमारा क्लास का लेबल होता है। अब कौन सा फिनोमेना है जो बेसिकली हमें ये स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट को चूज करने पे जो है वो हेल्प आउट करता है। हमने क्यों एट्रीब्यूट 1 यानी रिफंड ही हमने क्यों चूज किया था, हमने एट्रीब्यूट 2 क्यों नहीं चूज किया था ब्रांचिंग के लिए, जो हमने पहले लेवल की ब्रांचिंग। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है या एक प्रोसीजर होता है या पार्टीशनिंग प्रिंसिपल होता है, जिसकी बेस पे हम इस चीज का डिसीजन करते हैं, और हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो ये इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम पिक करते हैं कि हमने कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो सिलेक्ट करना है फॉर द सेक ऑफ स्प्लिटिंग। तो हम इसको आगे जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। अब हमने देखा कि हमने क्या किया कि हमने एक एट्रीब्यूट जो है वो स्प्लिट के लिए हमने चूज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा अभी एग्जांपल में कि हमने एट्रीब्यूट 1 जो है वो जो रिफंड इज इक्वल टू यस था, जो हमने वो जो रिफंड का जो एट्रीब्यूट था हमने वो पहले एज ए फर्स्ट स्प्लिट के लिए हमने चूज किया। ठीक है, उस एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज थी, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू थी यस, या एट्रीब्यूट की वैल्यू थी नो, यानी कि रिफंड या यस था या नो था। ठीक हो गया, तो फिर उससे क्या हुआ, हमने पहली वाली स्प्लिट पे दो ब्रांचेस बनाई। एक ब्रांच ने जो थे वो यस के इंस्टेंसेस को होल्ड करने थे, और जो दूसरी थी उसने नो के इंस्टेंसेस को होल्ड करना था। तो हमने देखा था कि जो यस की ब्रांच थी उसके अंदर हमारे पास 3 इंस्टेंसेस आ गए थे, और नो के केस में जो है हमारे पास 7 इंस्टेंसेस आ गए थे। तो हमने देखा था कि जब रिफंड हमारे पास यस था तो हमारे पास होमोजीनियस क्लासेस, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो था, जो उसका चीट जो था वो आउटपुट जो लेवल था वो उसका क्या था, वो नो था सारे केसेस, यानी कि जो उसके 3 के 3 केसेस थे वो सेम जो थे वो रिजल्ट आ रहे थे, वो क्या था, होमोजीनियस जो था ना रिजल्ट दे रहा। तो इसका मतलब है कि उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी होमोजीनियस क्लास है। ठीक है, कि उसका जो टारगेट या आउटपुट या जो भी लेवल है उसका क्या है, वो एक जैसे जो है उसके पास उसकी जो है वो आउटपुट आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू जो है ना वो टारगेट या जो आउटपुट लेवल है उसकी रिस्पेक्ट से हम उसको देखते हैं कि जो हमारा होमोजेनियस क्लास जो है वो किस तरह से बनती है। अगर फॉर एग्जांपल पहले ही स्टेप पे, ठीक है, यानी कि पहले ही उसके स्प्लिट के ऊपर जो क्लास लेवल है वो हमारे पास जो था वो जिस तरह यहाँ पे भी हो रहा था, तो पहले एट्रीब्यूट की बेस पे जहाँ पे रिफंड यस था, मेरे पास जो है वो तीनों इंस्टेंसेस पे जो है वो सेम जो है वो टारगेट आउटपुट जो कि हमारे पास नो आ रहा था, चीट नो आ रहा था। तो इसका मतलब है कि मुझे आंसर मिल चुका है। यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया तो मैं वो क्या करूंगी, उस ब्रांच के ऊपर स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि वहां पे मिक्स वैल्यूज तो नहीं है ना, वहां पे हमारे पास एक ही आउटपुट है जो कि क्या है, चीट नो है, मुझे आंसर मिल चुका है।
तो मैं क्या करूंगी, वहां पे स्टॉप कर दूंगी ब्रांच, और वो हमारा क्या बन जाएगा, लीफ बन जाएगा। जब मैंने बताया था ना कि लीफ क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाती है, हमारे पास एक आउटपुट लेबल आ जाता है जहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाती है, जहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है। तो हम फर्दर उस साइड पे हम वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक होमोजीनियस रिजल्ट मिल चुका है, हमें एक आंसर मिल चुका है। मगर दूसरी दूसरी जो साइड है उसके ऊपर हम अपनी ब्रांचिंग को जो है वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है हम जो है वो एट्रीब्यूट की मतलब अपनी सिचुएशन की बेस पे जो भी हमारा सिचुएशन है हम उसको देखते रहते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि उसी पर्टिकुलर जो है मतलब हमने सारे एट्रीब्यूट्स को देखना, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में आप देखें, फॉर एग्जांपल कोई एट्रीब्यूट अगर नहीं बचा फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे हम ब्रांचिंग कर सकें, यानी कि आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो था वो फिर मैरिटल स्टेटस था, उसके ऊपर हमने ब्रांच किया, फिर हमने आगे मैरिटल सॉरी उसकी जो फर्दर ये जो वैल्यू थी उसको देख लेते हैं। डेटा सेट को मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये वाला जो डेटा सेट था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हमने रिफंड पे किया, फिर उस पे हमें मिल गया रिजल्ट, फिर हमने उसको मैरिटल स्टेटस पे किया, फिर उसके बाद हमने फिर वहां पे भी अगर मिक्स वैल्यूज थी सिंगल या फिर हमने उसे टैक्स इनकम पे किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पास ऐसा पॉइंट हो जहां पे हम अब मजीद जो है ना हमारे पास कोई एट्रीब्यूट लेट्स सपोज नहीं बचा, राइट, तो फिर हम क्या करेंगे, उधर जो है वो ब्रांचिंग स्टॉप कर देंगे। अब इस केस में लीफ नोड के ऊपर, जहां पे अब ये बात कर रही हूँ, इस अगर इस केस में लीफ नोड के ऊपर हमारे पास जो है हमारे एट्रीब्यूट्स भी नहीं रहे, हमारे पास अब खत्म हो गए, तो लीफ नोड के ऊपर अब स्टिल हमारे पास ना मल्टीपल जो है ना वो केसेस मौजूद है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना, और एग्जाम्पल्स मतलब मिक्स है, ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि इसकी आउटपुट क्लास क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो प्रिडिक्शन करेंगे उसको, जो मतलब कह रहे हैं कि और कोई भी ऐसा होमोजीनियस क्लास की सिचुएशन भी नहीं है, मतलब होमोजीनियस आउटपुट लेवल नहीं है, कुछ जो है वो मिक्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो नो के हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो नेक्स्ट यस के हैं। तो हम किसके ऊपर डिसीजन करेंगे, हम मेजॉरिटी वोटिंग के ऊपर डिसीजन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ज्यादा इंस्टेंसेस नो के होंगे तो हम नो का डिसीजन करेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा इंस्टेंसेस यस के हैं तो हम एज ए यस आउटपुट लेवल जो है वो उसको अलॉट कर देंगे। अब तीसरा केस ये हमारा तब है कि हमने स्टॉप कब करनी है ब्रांचिंग या स्प्लिटिंग, हमने स्टॉप कब करनी है, मैं आपको उस सिचुएशन का बता रही हूँ। एक केस तो ये है कि जब आपको पहले ही स्टेप पे आपको फॉरन होमोजीनियस क्लास, यानी कि जो जैसे हमने देखा था कि हमें मिल गई रिफंड जो था हमारे पास, जब यस था तो हमें आउटपुट लेवल मिल गया था कि नो चीटिंग नो, अगर रिफंड नो था तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने उधर उसकी ब्रांचिंग को, उस ब्रांच को, उस पर्टिकुलर स्प्लिट को हमने वही स्टॉप कर दिया था। एक तो केस देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स फिनिश हो, मजीद एट्रीब्यूट नहीं बचे मगर स्टिल हमारे पास जो है ना मिक्स ऑफ वैल्यूज मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जिसके ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे हम उसको जो है वो वाली क्लास असाइन कर देंगे, वो वाला आउटपुट असाइन कर देंगे। ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास एट्रीब्यूट स्टिल मौजूद है, ठीक है, स्प्लिट के लिए, और हमारे पास जो है वो होमोजीनियस क्लास भी जो है ना नहीं मिली स्प्लिट के दौरान, मगर जो हमारे सैंपल या इंस्टेंसेस यानी कि जो ब्रांच में आने हैं वो जो है किसी भी मतलब कह लें कि वो खत्म हो गए हैं, या ये कह लें कि किसी भी ब्रांच में जो है वो जीरो टपल है, कोई भी रो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको, वो केस ऐसी है कि जैसे कोई ब्रांच एम्प्टी है तो फिर हम एम्प्टी के केस में भी आगे जो है उसको प्रोसीड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर, राइट। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा लीफ नोड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जो इश्यूज हैं कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो हमें स्प्लिट करना है, यानी कि हमने किस एट्रीब्यूट को जो है कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हमारे लिए बेस्ट स्प्लिट साबित होगा। अब हमें किस किन किन के ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट है, जब कौन सा मतलब कह लें कि हमें ट्री, क्योंकि मल्टीपल बनेंगे, मल्टीपल कह लें कि जो जो आप पहले स्प्लिट के लिए आप चूज करेंगे। तो मगर इससे पहले जो है हम देख लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। डिसीजन ट्री में जो भी डेटा होता है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, वो डिस्क्रीट फॉर्म होना चाहिए। अगर तो ये कॉन्टिन्यूस है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिस्क्रीट करते हैं, डिस्क्रिटाइज करते हैं, जैसे हमने वहां पे बिनिंग मेथड यूज किया था। हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल टाइप का होता है, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस आपने देखा था वो जो हमने जैसे उसमें देखा था हमने जब रिग्रेशन अप्लाई की। नॉमिनल कौन सा आपका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम, नॉमिनल नेम से निकला है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज के नाम, जैसे कंट्रीज के नाम, कलर्स हो गए, मुख्तलिफ क्या है ये, मुख्तलिफ आपकी नॉमिनल आपका जो है ना कैटेगोरिकल डेटा।
ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है जिसमें ये नॉमिनल होता है, नॉमिनल की तरह का होता है, मतलब कैटेगरिकल होता है, मगर इसके अंदर ना एक ऑर्डर मौजूद होता है, एक रैंकिंग मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, ठीक है, के इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी एंड सी इज बेटर देन डी, ठीक है। तो मगर ये जैसे कंट्रीज के नाम है, इसमें ये कोई अब कह लें कि ये ऑर्डिनल डेटा नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि जी पाकिस्तान इज बिगर देन फलां कंट्री, यानी कि वो इस सेंस में आप नहीं, कि वो फिर कोई पर्टिकुलर उसकी रीजन होगी कि कंट्री की आप पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं, मगर अगर किसी भी चीज का कैटेगरीज है तो फिर उसको हम इस तरह से हम उसका ऑर्डर नहीं उसको कह सकते कि जी ऑर्डर है, या कलर कह लें, कलर कोई ग्रीन इज ग्रेटर देन रेड, आप ये नहीं कह सकते। मगर ऑर्डिनल डेटा के केस में क्या होता है कि आप जैसे ग्रेड्स की मैं बात कर रही हूँ तो वो एक दूसरे से जो है वो बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको बताना जरूरी है। और ये कि कॉन्टिन्यूस डेटा अगर फॉर एग्जांपल है हमारे पास, तो जैसे हमने उसको अपनी एग्जांपल में भी क्या किया था, हमने उसको डिस्क्रेटाइज कर दिया था अपने बिनिंग मेथड यूज करके, तो हम उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब मुख्तलिफ जो है ना स्प्लिटिंग के वेज हैं, टू वे स्प्लिट भी होता है और मल्टीपल वे स्प्लिट भी होता है, तो इसको भी हम आगे विद एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम बाइनरी स्प्लिट की बात करें तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि एक साइड के ऊपर जो है वो एक ही वैल्यू आती है, दूसरी के ऊपर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। अगर हमारा एक मतलब कहने के एट्रीब्यूट है जिसकी तीन मतलब कहने कैटेगरीज हैं, तो अगर हमने बाइनरी ट्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी साइड पे जो है वो दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये बाइनरी के केस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा, क्योंकि स्प्लिटिंग आपको पता है बाइनरी में, बाइनरी फैशन में स्प्लिटिंग होती है और इसी तरह से नॉर्मली किया जाता है। अब एक्चुअली यहाँ पे जो था एक्सपेक्टेड क्या था, थ्री वे स्प्लिट, यानी कि जैसे अभी आपको ऊपर जो है ना नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है, बट हमने कहा नहीं, हम जो है वो इसको एज अ जो है ना वो क्या करेंगे कि हम इसको एक कह रहे हैं कि बाइनरी में हम इसको स्प्लिट करेंगे। एक को हमने कैटेगरी कह दी कि जी एक हमारी फैमिली कार है और एक हमारी नॉन फैमिली कार है, तो बाइनरी बना दिया हमने। तो एक साइड पे एक आ गया फैमिली कार और दूसरी साइड पे दो आ गई वैल्यू, जो कि क्या हो गई आपकी स्पोर्ट्स और लग्जरी, ठीक है। तो क्या है कि वो एज तो अगर फैमिली कार होगी तो वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा उसका जो डिस्टेंस है, और अगर नॉट फैमिली कार होगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, यानी कि दूसरी जो अदर कार्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्पोर्ट्स होगी या लग्जरी होगी, राइट। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो मल्टी वे स्प्लिट है कि आप एक ही जो है ना उसको मल्टी वे करें या उसको बाइनरी करें, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है कि जैसे मल्टीवे में देखें साइज क्या थे हमारे, स्मॉल मीडियम लार्ज। मल्टीवे में हमने क्या किया कि हर पार्टीशन को एक डिस्टिंक्ट वैल्यू दे, और बाइनरी स्प्लिट के केस में आपने क्या किया कि आपने एक को जो है वो लार्ज क्लास और बाकी को नॉट लार्ज, यानी कि स्मॉल और मीडियम, या आप ये कर सकते हैं एक को स्मॉल और बाकी को मीडियम लार्ज, या थर्ड में क्या कर सकते हैं मीडियम या स्मॉल लार्ज बाइनरी, अगर आपने स्प्लिट जो है ना वो आपने इम्पोज किया हुआ है, राइट। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना कॉन्टिन्यूस एट्रीब्यूट्स है, कॉन्टिन्यूस एट्रीब्यूट है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्रिटाइज करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी क्या करेंगे, एक कैसे कैटेगरीज बना देंगे इन एडवांस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे भी हमने बिनिंग मेथड यूज किया, तो इसे भी ऐसे जैसे क्लासेस बना देंगे, 0 से 10 एक क्लास है, 10 से 20 दूसरी क्लास है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो होगी स्टैटिक किस्म की। डायनेमिकली भी जो है वो स्प्लिटिंग हो सकती है। आप वो किस तरह कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू दे दी, स्टार्टिंग रेंज दे दी, और फिर उसके बाद क्या है हमने कोई बिनिंग की टेक्निक यूज करते हुए हमने जो है ना वो डेटा की रेंजेस बना दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लस्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता लगा कि जो है ना हमारे पास जो है ना वो कुछ कंसेंट्रेटेड क्लासेस हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 जो है हमारे पास जो है वो उसके अंदर 200 इंस्टेंसेस, 10 से 15 की वैल्यूज के अंदर हमारे पास जो है वो 200 इंस्टेंसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ये जो है वो एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, या 5 से 10 जो है वो वैल्यूज जो है वो या इंस्टेंसेस जो है ना वो किसी एक एट्रीब्यूट के जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो डायनेमिक वे जो है ये क्या है कि इसमें अगर हम चूजिंग क्लस्टर की टेक्निक यूज करते हैं, या क्लस्टर की टेक्निक जो है हम चूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर एनालिसिस करते हुए उन इंस्टांसेस के ऊपर उनके क्लस्टर्स के रिस्पेक्ट से एनालिसिस करते हुए हम उसको डिवाइड कर देंगे कि वो किस वैल्यू जो है ना वो रेंज किस रेलिवेंट बिन या कैटेगरी में जो है ना वो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे किया था कि हमने वहां पे सेम ट्रिक एग्जांपल में हमने उसको बाइनरी स्प्लिट किया था, याद है आपको, हमने क्या किया था, ग्रेटर देन 80 या लेस देन इक्वल टू, या जो इक्वल ग्रेटर की साइड पे बेशक डाल दें, तो हमने क्या किया था, हमने बिग कट लगाया था, ठीक है, और उसको हमने स्प्लिट किया था इन अ बाइनरी डिवीजन। तो ये हमने उस ऊपर हमने ये बिनिंग वाली टेक्निक अप्लाई की थी। अब हम अगर आगे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी स्प्लिट हुआ है और मल्टी वे स्प्लिट हुआ है। तो अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस एट्रीब्यूट है तो हमारे पास ये देखिए हमने क्या किया, उसको
इस तरह से स्प्लिट किया है, और अगर हमारे पास मल्टी वे स्प्लिट करना है हमने, तो हम उसको किस तरह से डिस्क्रिटाइज करेंगे, ये भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हमने मुख्तलिफ तरह से उसकी क्लासेस जो है वो बिल्ड कर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखें कि यहाँ पे हमें जो लेबल को प्रिडिक्ट करना है, यानी कि जो भी टारगेट क्लास को प्रिडिक्ट करना है, वो टारगेट क्लास क्या है हमारी, या उसकी वैल्यू जो है वो 0 है या 1। टारगेट क्लास की वैल्यू क्या है, या 0 है या 1, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम यस नो भी कह सकते हैं, और हमें जो है ना वो हमें एक क्लासिफिकेशन का टास्क है, हमने इसकी क्लास प्रिडिक्ट कर। हमारे पास एक एट्रीब्यूट के टाइप है, फॉर एग्जांपल ओन कार, राइट। एट्रीब्यूट क्या है हमारा, ओन कार, उसकी क्या है वैल्यू, यस है या नो। अगर हमारे पास 0 क्लास के इंस्टेंस 6 है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास 0 क्लास है उसके जो है वो इंस्टेंस हमारे पास 6 है, यानी कि 6 इंस्टेंसेस वी आर हैविंग। मतलब आप अगर देखें ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लास लेबल्स हैं, यानी कि जो हमारी आउटपुट क्लास है उसमें दो हमारे पास जो है ना आउटपुट्स हैं, या वो 0 है या वो 1 है, यानी कि ये समझ लें आप, या वो यस है या वो नो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना वो 10 रिकॉर्ड जो है वो क्या है, वो 0 के हैं या नो के हैं, और 10 रिकॉर्ड जो है वो 1 के हैं, यानी कि इसके ऊपर हम डिसीजन लेना है, यानी कि 20 रिकॉर्ड्स का हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा सेट है, राइट। अब हमारे पास क्या है, उस डेटा सेट के हमारे पास जो है ना वो कह लें कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक ओन कार है, एक कार टाइप है, और एक स्टूडेंट आईडी है। अब इन एट्रीब्यूट्स में से हमने जो है ना वो सिलेक्ट करना है कि अच्छा स्प्लिट के लिए हम किसको जो है ना वो चूज करें। तो अगर मिसाल के तौर पे अभी हमने पहले उसके ऊपर जो है ना ओन कार अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है हमारे पास जिनकी कह लें कि 0, जिसकी जो 0 आउटपुट आ रही है, या 0 जो लेबल आ रहा है, वो हमारे पास जो है वो 6 इंस्टेंसेस है, ठीक है। और जो 1 जिसकी आउटपुट आ रही है वो हमारे पास जो है वो 4 इंस्टेंसेस है। तो इसका मतलब है हमारे पास मिक्स्ड वैल्यूज आ रही है, ठीक है, हमारे पास मिक्स्ड क्लास लेबल्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये होमोजेनियस तो ना हुआ, ये तो नॉन होमोजेनियस क्लास की सिचुएशन है। और इसी एट्रीब्यूट में अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस साइड पे अगर आप जाएं तो 0 क्लास के जो इंस्टेंस हैं वो हमारे पास नो के केस में, कि अगर किसी का ओन कार नो है तो ओन के केस में जो सॉरी नो के केस में 4 हमारे पास जो है वो 0 क्लास के इंस्टेंस है, और एक सॉरी 6 जो है हमारे पास वन आउटपुट के जो है ना वो 6। अगेन ये मिक्स है। तो हम यहाँ पे अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे हम कोई कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं कर सकते कि हाँ जी हमने आउटपुट लेबल जो है वो क्या दे इस वाले स्प्लिट के ऊपर। तो अगर हम दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर एनालाइज करें कार्ड टाइप के ऊपर, तो उसकी जो है वो 3 वैल्यूज है, उसमें 3 जो है ना वो इंफॉर्मेशन है उसकी कि या फैमिली कार है, या स्पोर्ट्स कार है, या लग्जरी कार है। तो अगर हम इसके ऊपर एनालाइज करें तो हमने देखना है कि हमने किसके ऊपर जो है स्प्लिट करना है, कार टाइप के ऊपर सिलेक्ट अगर हम कहते हैं स्प्लिट करना है, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 3 वैल्यूज होगी, फैमिली, स्पोर्ट्स और लग्जरी, ठीक है, मल्टी वैल्यूज है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर टोटल 20 इंस्टेंसेस, तो यहाँ पे देखें जिसका 0 कह लें कि आउटपुट है वो यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताया था कि 10 क्लासेस है, राइट। तो 10 0 की और 10 1 की। तो कार टाइप अगर फैमिली के ऊपर आप ब्रेक करके देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो 1 जिसकी 0 जिसका आउटपुट है इंस्टेंस, उसके जो है हमारे पास वो 1 इंस्टेंस है, और जो इसका आउटपुट 1 है फैमिली के केस में वो हमारे पास 3 इंस्टेंस है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम जाएं इसकी स्पोर्ट्स के स्प्लिट के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे 8 इंस्टेंस जो है वो क्लास जिसका आउटपुट 0 है, और हमारे पास जो कह लें कि 1 जिसकी आउटपुट है वहां पे हमारे कोई भी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, इस वाली ब्रांचिंग को आगे नहीं स्प्लिट करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें ना हमारे पास होमोजीनियस वाला रिजल्ट आ गया। तो अगर हम यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं, इसको जो है हम अगर ये जो हमारी कार्ड टाइप का एट्रीब्यूट है दैट इज स्पोर्ट्स उसकी कैटेगरी, तो अगर हम इसको यहाँ से इसको एज ए कार्ड टाइप हम इसको स्प्लिटिंग के लिए जो है वो यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है ना स्पोर्ट्स के केस में हमारे पास इमीडिएटली जो है ना वो आउटपुट लेबल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे जो है 1 क्लास का जो इंस्टेंस है वो हमारे पास क्या है कि जिसका आउटपुट 1 है वो क्या है, वो 0 है, और हमारे जिसके 0 है जिसका आउटपुट 0 है वो 8 है, राइट। तो होमोजीनियस हो गया ना। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें इसकी, जहाँ पे हमने लग्जरी जो इसकी लग्जरी वाली जो इसकी ब्रांच है वहां पे देखें, वहां पे भी हिट्रोजीनियस है, मिक्स इंस्टेंसेस है। हिट्रोजीनियस का है तो वहां पे भी मिक्स है कि यहाँ पे देखें वहां पे जिसका 0 जिसकी आउटपुट 0 है 1 है,
मगर स्टिल वहां पे जो 1 जिसकी आउटपुट है वो 7 है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम स्टूडेंट आईडी के ऊपर स्प्लिट करना है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे तो आपको पता है जितने स्टूडेंट आईडीज होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, सबकी यूनिक आइडेंटिफायर्स होंगे, तो कितनी ज्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी अगर हम आईडी के ऊपर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आईडी तो हर बंदे की यूनिक होती है। तो फिर ये हमारे लिए जरा मुश्किल होगा कि हम किस तरह से उसको, क्योंकि लॉजिकली देखें ना कि हर एक स्टूडेंट का जो है वो आईडी डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, इतनी ब्रांचेस बनाएंगे। अगर हमारे पास 20 स्टूडेंट आईडीज हैं तो हमारे 20 स्प्लिट्स बनेंगे, और रिजल्ट में हमारे पास कितने ज्यादा कह लें कि कंप्यूटेशनली हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। नो डाउट कि हमारे लिए आसान तो है कि हर एक की एक ब्रांच है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सारे कैंडिडेट्स को देखते हुए ना, हमने क्या सिलेक्ट किया कि कार टाइप जो है ना हमें एक बेटर ऑप्शन लग रहा है बाकी सब में से, क्योंकि कम से कम एक ब्रांच ने जो है ना हमें होप दी है कि हमें आंसर जो है ना वो मतलब एक ही स्प्लिट में मिल जाएगा और हमें होमोजीनियस इंस्टेंसेस मिल रहे हैं। बाकियों के अंदर जितने भी बाकी उसकी ऑप्शंस हैं उस सब में हमें क्या मिल रहा है, हमें हिट्रोजीनियस जो है ना वो मिक्स किस्म के हमें जो है ना वो रिजल्ट जो है ना मेरे रिसीव हो रहे हैं। तो हम जो है हम इसके ऊपर जो है ना हम इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ओन कार को अगर हम करेंगे तो हम उसके ऊपर क्या डिसीजन लेंगे, देखे ना उसमें मिक्स इंस्टेंसेस आ रहे हैं, राइट। तो हमें जो है ना वो हर पार्टीशन को जो है ना वो देखना पड़ेगा। और अगर हम स्टूडेंट आईडी की बात करें तो अगर देखें तो वैसे तो ये एक ही ग्लांस में लगता है कि बड़ा बेस्ट स्प्लिट है, क्यों, क्योंकि देखें हमें आंसर जो है ना वो फौरन जो है ना वो मिल जाएगा। बट हम उसको क्यों नहीं चूज करें, उसकी वजह ये है हम इसलिए चूज नहीं करें क्योंकि मल्टीपल स्प्लिट है, राइट। और ये एक इंटेलिजेंट स्प्लिट का डिसीजन नहीं है, क्योंकि इससे हमें मतलब कह रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर तो मिल जाएगा, मगर एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटेशनली हमें बड़ा इनएफिशिएंट पड़ेगा, इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। कार टाइप ओवरऑल इस सब में सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम उसको चूज कर लें, क्योंकि कम से कम एक जो है ना इसमें यहाँ पे ब्रांच ऐसी है जो हमें होमोजेनियस जो है ना आंसर हमें दे रहा है। दूसरा ये कि अगर जहाँ पे ये हेट्रोजेनियस भी है ना, यानी कि लग्जरी के केस में, वहां पे भी आप देखें तो एक क्लास का सबसे ज्यादा ग्रुप है, राइट। कि देखें यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे आप देखें लग्जरी के केस में कि तकरीबन हमारे पास जो है वो 3 इंस्टेंसेस, सॉरी फैमिली के केस में देखें कि 3 इंस्टेंसेस हमारे जो है 1 से बिलोंग करते हैं और 1 इंस्टेंस जो है वो 0 से बिलोंग करता है, राइट। और अगर ये लास्ट ब्रांच में भी देखें तो इसके स्प्लिट में हमें दूसरा फायदा ये भी है कि एक जो आखिरी इसकी ब्रांच है उसमें भी हमारे पास एक का पलड़ा भारी है, कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक जो है हमारे पास रो ऐसी है जिसमें 0 आउटपुट है, और 7 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसके हमारे पास जो है वो 1 का आंसर है। तो कह लें कि वहां पे भी एम्बिग्विटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, मगर बहुत थोड़ी एम्बिग्विटी एग्जिस्ट करती है। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है, तो यहाँ देखें ना हमने इनडिसाइसिव है, मिक्स है मामला। यहाँ पे हम काफी डिसाइसिव हैं कि हमें पता चल रहा है कि आउटपुट क्लासेस का जो है ना वो किस तरफ झुकाव है, राइट। तो इसमें से फिर बेहतर कौन सा है कि हम इधर तो बिल्कुल ही हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, उधर कंप्यूटेशनली डिसाइड तो हमने कर लिया कि ये 1 है 0 है, मगर वो कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें पता है हमें एक जो है वो ऑप्टिमाइज किस्म का सोल्यूशन हमें चाहिए, तो पार्ट टाइप इन सब में जो कैंडिडेट्स में हमें कुछ बेहतर किस्म का जो है ना वो लग रहा है। हम जो है वो पहली वाली में जरा बहुत ज्यादा शेकी हैं पहले के स्प्लिट में, क्योंकि वहां पे जो है ना तकरीबन इक्वल नंबर की है, तो हम क्या उसमें से जो है ना वो हम चूज करेंगे, हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कोई डिसाइड कर सके। मगर काय टाइप की बेस में हम जो है ना वो काफी हम डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट है कि हमें आउटपुट लेवल जो है ना वो काफी बेहतर मिलेगा, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये जो होता है ना कि हम इस कॉन्सेप्ट को यानी कि कितने हम कॉन्फिडेंट है, या किस तरह से मतलब कितनी इम्प्योरिटी है या कितना एम्बिग्विटी है, इसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, जहां पे अब यहाँ पे एंट्रोपी बहुत ज्यादा है इसकी केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्विटी के चांसेस बहुत है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आउटपुट क्लास क्या होगी। यहाँ पे इम्प्योरिटी कम है, ठीक है, तो एंट्रोपी कम है। जहाँ पे एम्बिग्विटी ज्यादा का मतलब एंट्रोपी ज्यादा। अब हम आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ पे भी देखें कि अब ग्रीडी अप्रोच क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो आपने स्पोर्ट्स की ब्रांच चूज की, ठीक है, वो हमें क्या कह रहा था, स्पोर्ट्स ये वाला जो था हमने स्पोर्ट्स की ब्रांच हमने चूज की थी, तो वो क्या हमें बता रहा था कि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमें जो है वो होमोजेनियस क्लासेस हमें मिल जाए। हमने उस क्लास लेवल के बेस पे हमने डिसाइड किया कि हमें एक लेवल जो है वो मिल जाएगा, होमोजेनियस हमें रिजल्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको हमने देखा, अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे जो है वो इम्प्योरिटी के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, ये ज्यादा प्योर हमें जो है ना वो जो है रिजल्ट दे रहा है, और ये इतना प्योर रिजल्ट हमें नहीं देगा।
क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है दोनों क्लास लेवल्स के केस में। ठीक है, तो अगर कोई मुझे कहता है कि प्रिडिक्ट करो कि इस क्लास का लेवल क्या है इंस्टेंस के लिए, तो हम क्या कहेंगे? हम टोटली यहाँ पे इनडिसाइसिव है, हम कोई भी डिसीजन लेने के जो है ना वो काबिल नहीं है, क्योंकि दोनों लेवल्स क्लास इंस्टेंस के जो है ना वो इक्वल अमाउंट में। ठीक है, 5 ही जीरो पे और 5 ही वन पे हैं, तो हम किसी एक ही फेवर में नहीं जा सकते। तो इस स्पेसिफिक केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हाई इम्प्योरिटी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कंफ्यूजन है, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 के केस में हम बड़े इनडिसाइसिव कि कौन सा लेवल जो है ना हमने असाइन करना है। दोनों के चांसेस 50-50 है। मगर अगर इसके कंपेरेटिवली अगर आप इसको देखें, तो इसके केस में हम जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट है बात करने में। हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्लास के लेवल के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्लास लेवल जो है ना वो 0 होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ इस सिनेरियो में 9 जो है वो इंस्टेंसेस, टोटल इंस्टेंसेस, यानी कि जो हमारे 10 इंस्टेंसेस, 9 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि 0 से बिलोंग करते हैं, और एक इंस्टेंस है जो 1 से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास ज्यादा होमोजेनिटी की तरफ जो है ना इसका हमें ज्यादा बेटर होमोजेनिटी देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट होमोजीनियस है। यहाँ पे इम्प्योरिटी का या कंफ्यूजन का चांस जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री, और हमें जो है ना ये बेटर कॉन्फिडेंस दे रहा है कि किसी भी डिसीजन को लेने में। तो ये जो लेवल ऑफ कंफ्यूजन है या डिग्री ऑफ कंफ्यूजन है या इम्प्योरिटी की जो प्रोपोर्शन है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, द डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी और कंफ्यूजन इज नोन एज एंट्रोपी। तो हमने वैसे लॉन्ग अगो, आपको याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? थोड़ा सा आप पे जोर डालें, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। तो ये एंट्रोपी है जो यहाँ पे यूज होती है। अब हम आगे चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड करना है कि हाँ जी कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो हम स्प्लिट के लिए जो है वो यूज करें, कौन से एट्रीब्यूट को स्प्लिटिंग के लिए यूज करना है, विच एट्रीब्यूट इज बेस्ट टू फॉर द यानी स्प्लिट डिसीजन। हमने अभी तक इसको मैनुअली देखा था पिछले एग्जांपल्स में, मगर मशीन लर्निंग में ये जो है ये ह्यूमन लर्निंग की तरह, मतलब कहने के इस तरह नहीं होता। यहाँ पे मशीन जो है ना वो डिसाइड करती है, और एक बड़ा एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो कुछ इसमें से जो है ना वो तरीके हैं, ये आपको जो है ना, ये नहीं कि आपको ये खुद से, तो आपको ज़ाहिर है समझने के लिए आपको मैनुअली समझना आना चाहिए पहले कि डिसीजन ट्री बेसिकली काम कैसे करता है। मगर ये इसमें मौजूद है, लाइब्रेरीज पाइथन में मौजूद है जो आपको ये काम करते हैं। तो बस आपको फिर वही बात है, पता होना चाहिए कि पीछे फंडामेंटल्स बेसिकली इसके क्या है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो इसके जो है वो मेथड जो एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है वो आपका इंफॉर्मेशन गेन है, एक जीनी इंडेक्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन गेन को देखेंगे। ये बेसिकली एंट्रोपी के ऊपर बेस करता है। ठीक है, ये मीट्रिक है इंफॉर्मेशन गेन, जो कि हमें जो है वो डिसीजन करने में आसानी करता है कि जी हमने बेस्ट स्प्लिट या स्प्लिट जो है वो किस बेस पे करें। हम इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे अपने एट्रीब्यूट, कौन सा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट है उसका हम जो है वो डिसीजन करें। ये सारे मेथड जो है ना वो आपके नोड्स की ना इम्प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। हम जो है वो सबसे प्योर नोड की तरफ जाना पसंद करते हैं। क्यों? प्योर नोड का क्या मतलब है? कि जो हमें ज्यादा होमोजीनियस रिजल्ट्स देगा। ऐसे की तरफ नहीं जाएंगे कि जो हमें कम होमोजेनिटी देगा। हम हमेशा वो वाला नोड सिलेक्ट करेंगे जो हमें ज्यादा होमोजीनियस किस्म के रिजल्ट्स जो है ना वो हमें दे रहा है, ताकि हम कोई डिसीजन कर सके। राइट? अब इतनी सारी इसको स्टार्स को देख के आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि यहाँ पे जो है ना वो यूज हुई हुई है। और यहाँ पे आपको पता है बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर डेटा साइंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स भी है, और वो उसके कुछ फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आउटपुट जो क्लास वेरिएबल था वो बाइनरी रैंडम वेरिएबल था। क्यों? हमें डिसाइड करना था कि इंस्टेंस या क्लास 0 से बिलोंग करेगा या 1 से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि वो एक बर्नौली वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि उसकी दो जो है वो आउटपुट क्लास हो सकते हैं, 0 या 1। मगर ये नहीं पता था कि उसका क्लास लेवल क्या होगा, हमें क्या डिसीजन करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास जो 50% चांसेस जो थे वो 0 के थे और 50% चांसेस 1 के थे। यहाँ पे देखे ना, ये हमने देखा था ब्लॉक 1 में। ठीक है, 50-50 चांसेस थे उसके। हमारे पास कोई क्लू नहीं था कि किस साइड पे जाए, उसका क्या आउटपुट लेवल जो है हम डिसाइड करें, क्या डिसीजन लें, क्योंकि दोनों के चांसेस 50-50 थे। तो इसका मतलब है कि वहां पे एंट्रोपी का जो लेवल है, कंफ्यूजन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एंट्रोपी को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी कंफ्यूजन या एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं अपने आउटपुट क्लास की, अपने आउटपुट वेरिएबल की जो जितने भी आउटपुट लेबल्स हैं, यानी कि उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनके ऊपर।
हमारे केस में क्या था, या 0 था या 1 था, ठीक है, हमने देखा ना, या उसकी आउटपुट 0 थी या 1। ये मल्टीपल भी हो सकता है, 1 2 3 मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है ना किसी चीज की। जैसे पहले क्या देखा था, अगर कार टाइप है तो फैमिली कार है, स्पोर्ट्स कार है या लग्जरी कार है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी आउटपुट वैल्यूज है ना, उन सब के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एच ऑफ वाई समटाइम्स जो है वो क्या कहते हैं, एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और टी, ठीक है। ये जो एंट्रोपी, ये जो हम कह रहे हैं आई टूवर्ड टी, तो इसका क्या मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन क्लास, ठीक है, सॉरी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन क्लास मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी का फिर हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो हमने ये इसको किस एग्जांपल पे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको इस एग्जांपल में बताया, ओके फाइन। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आप ये देखें, अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करें कि अगर हम यहाँ पे क्लास 0 जहाँ पे उसकी 0 की, यानी कि जिसकी आउटपुट 0 आ रही है, अगर वहां पे हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगी, अभी हमने कहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर उस सर्टेन क्लास मल्टीप्लाई बाय लॉग हमने जो लेना है, मगर हमने पहले उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0 की, वो है 9/10, ठीक है, यानी कि 90%, यानी कि 0.9%। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की है, यानी कि जो 1 की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/10, यानी कि वो 10%। तो इस केस को अगर हम फॉर्मूला में अप्लाई करें एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या बन जाएगी, -9/10 लॉग, अगर हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए, लॉग 9/10। और माइनस मैंने आपको क्या बताया था, हर एक क्लास के आउटपुट के ऊपर कैलकुलेट करना है, उसकी आउटपुट क्या थी, या 0 थे या 1 थी, ठीक है। तो फिर हमने दोनों पे कंप्यूट करना है। तो 1 के आने के चांसेस पे क्या है, 1/10 लॉग 1/10, ठीक है। हम यहाँ पे जो लॉग है ना वो बेस 2 ले, हम यहाँ पे नेचुरल लॉग नहीं लेते, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना उस पे बाइनरी पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लॉग बेस 2 लेंगे, नेचुरल लॉग ही लेंगे। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए हम जितने भी क्लास लेवल की आउटपुट्स है ना, मतलब जितने भी उसकी वैल्यूज है, उन सब के ऊपर कैलकुलेट करें। अगर i इज इक्वल टू 2 है, यानी कि फॉर एग्जांपल 0 या 1 उसकी 2 है, तो हम दोनों के ऊपर जो है ना उसको कैलकुलेट करें, राइट। तो ये कंडीशनल जो है ना एंट्रोपी का क्या, वी आर कैलकुलेटिंग एट x, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनटू एंट्रोपी ऑफ y गिवन x, इसका ये मतलब है, ठीक है। यानी कि क्या है कि जो आपका x की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय y ऑन गिवन x इक्वल टू सर्टेन वैल्यू ऑफ x। सर्टेन वैल्यू ऑफ x का क्या मतलब है कि दैट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एज दे आर कैटेगोरिक वैल्यूज। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम x की सारी वैल्यू के लिए जो है वो हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी आउटपुट लेवल की जो भी वैल्यूज होंगी उन सब के ऊपर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंप्यूट करेंगे, राइट। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन जो है ना वो ID3 या और C4.5 एल्गोरिथम के ऊपर जो है ना वो बेस करता है, राइट। तो हम जो है ना वो इंडक्शन जो देख रहे हैं डिसीजन ट्री की, वो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर देख रहे हैं। हम जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड करने का किस एट्रीब्यूट के ऊपर हमने स्प्लिटिंग करनी है, हम और कौन सा हमारे पास जो है ना बेस्ट ऑप्शन है स्प्लिट का, वो हम डिसाइड करेंगे इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर, राइट। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहता है कि इफ देर इज रेनिंग आउटसाइड, तो इट वुड बी रेनिंग व्हेन क्लाउड्स ऑन द स्काई। हम इसमें से हमने कोई इंफॉर्मेशन ले ली है, ये क्या है कि दिस इज समथिंग वी नो कि इट इज ऑब्वियस कि ऑलवेज ऑन जो है ना यही होता है नॉर्मल सिचुएशन में कि जी बाहर जब बादल होते हैं तो बारिश होती है। मगर अगर फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि इट रेन सम डे व्हेन देयर इज नो क्लाउड्स ऑन द स्काई, ठीक है, यानी कि इट रेन विदाउट क्लाउड्स, नाउ इट्स समथिंग दैट वी डिडंट एक्सपेक्ट and what not certain, and it's very rare to happen, ठीक है, मतलब it's nearly impossible to happen कि जी अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। but the information that we are getting from it is the highest, इससे जो हमने information लिया वो क्या है, वो highest है, because हम उससे जो है वो expect नहीं कर रहे थे, हमारी expectation से जो है वो क्या है, वो away है।
तो क्या है कि सो वी आर हियर, वी आर लुकिंग एट सम एट्रीब्यूट, सो बाय चूजिंग इट हाउ मच इंफॉर्मेशन गेन वी आर गेटिंग, ठीक है, हाउ मच इंफॉर्मेशन गेन वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ या टुवर्ड्स हाउ मच होमोजेनिटी वी आर गोइंग टू हैव, राइट। हमने होमोजेनिटी की बेस पे हमने जो है ना उसको जो है ना डिसाइड करना। अब विच इंफॉर्मेशन नीडेड, अब हमें कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अब इससे जो है ना हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। एज सुन एज हम जो है ना वो ऐसे लेवल या हम नोड पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे पास होमोजेनिटी अक्कर कर जाती है, हमें अपना आंसर मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, हम उस डायरेक्शन में, हम होमोजेनिटी की डायरेक्शन में जो आप आगे मूव करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें क्या है, वो कम कंफ्यूजन है, हम वहां पे उसको डिसाइड करेंगे, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और डेटा सेट, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, डी जो है वो हमारा क्या है, वो डेटा सेट है, डी इज और डेटा सेट, जो कि हमारे पास एक क्लास से बिलोंग करता है, सी आई, सो वी एस्टिमेटेड एज, हम उसको क्या कहते हैं, सी आई डी। इसका सी आई, ये जो सी आई डी है हमारे पास, ये क्या है कि हम इसको ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको एग्जांपल जब आएगी तो आपको ये बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी, अभी आपने परेशानी हो ना। ये जो सी आई डी, ये जो डी है, ये क्या है हमारे पास, डेटा सेट है, ठीक है, राइट। और जो सी आई है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास एक क्लास है। तो सी आई डी जो हम एस्टिमेटेड सी आई डी करना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो कि क्लास आई से बिलोंग करते हैं, किस डेटा सेट में, डी डेटा सेट में, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो क्लास आई से बिलोंग करते हैं, किस डेटा सेट में, डी, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डी डेटा सेट में मौजूद तमाम इंस्टेंसेस से। ये जो बार्स है ना, बार्स का क्या मतलब है, बार्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर नंबर्स। तो हम अब इसको आगे एग्जांपल को देखते हैं, जिससे आपको ज्यादा जो है ना वो क्लैरिटी आएगी कि बेसिकली हम ये बातें क्या कर रहे हैं और इसको हमने कंप्यूट किस तरह करना है इन्फॉर्मेशन गेन को। तो फिर आपको मजीद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी हम इसको जब प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको करके देखते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो आउटपुट लेवल है वो है बायस कंप्यूटर, ठीक है। इसको हमने प्रिडिक्ट करना है कि कोई बंदा जो है वो कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो हमारे पास आउटपुट जो लेवल है वो क्या है, वो हमारे पास बाय कंप्यूटर है, और आउटपुट क्लास जो है बाय कंप्यूटर है, उसके हमारे पास जो लेवल्स हैं, जो आउटपुट्स हैं वो क्या है, वो हमारे पास यस है या नो। अब हमने जो है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन जो है वो डेटा सेट के ऊपर, यानी कि टोटल हमने जो कंफ्यूजन है वो फाइंड आउट कर, ठीक है। एंट्रोपी हमने किसके ऊपर कंप्यूट करनी है, सबसे पहले हमने कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर एंट्रोपी जो है ना कंप्यूट करनी है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इस पूरे डेटा सेट में आउटपुट क्लास को अगर आप कंसीडर करें तो येस के कितने इंस्टांसेस हैं, नो के कितने इंस्टांसेस हैं। तो आप काउंट करके देखें, यहाँ पे जो येस के हैं वो 9 इंस्टांसेस हैं, टोटल 14 इंस्टांसेस हैं, ठीक है। उसमें से जो 9 है वो हमारे पास येस से बिलोंग करते हैं, और जो 5 है वो हमारे नो से बिलोंग करते हैं क्लास। तो अब हमने हमने पूरे डेटा सेट की इंट्रॉपी कंप्यूट करनी है। तो वो हमने कैसे कंप्यूट की, उसी मेथड, उसी जो पीछे फॉर्मूला था उसके अंदर हमने कंप्यूट किया है कि पहले हमने यस की 9/14 लॉग, मैंने आपको बताया था कि हम बेस 2 का लेते हैं, नेचुरल लॉग नहीं लेते। यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, 9/14। इसी तरह जो हमारे पास यस की जो है वो कितनी क्लासेस थी हमारे पास, सॉरी नो की जो क्लासेस थी वो 5 थी। तो हम जो क्या करेंगे, अब उसकी जो है ना वो हमने कंप्यूट करनी। इस तरह हमारी ओवरऑल जो एंट्रोपी है वो क्या आ गई है पूरे डेटा सेट पे, वो है 0.940। मैंने आपको क्या बताया था, एंट्रोपी इज एक्चुअली लेवल ऑफ कंफ्यूजन। तो आप ये देखें, ये लेवल ऑफ कंफ्यूजन जो है वो कितनी है, 0.94 है अभी डेटा सेट के ऊपर। जाहिर है क्योंकि मिक्स है ना, मल्टीपल नो के हैं, मल्टीपल यस के हैं, तो हमारे पास जो है अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने, हमारे पास क्या जो है ना वो आउटपुट आएगी। इसीलिए तो हम जो है अब इसको आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारी जो मुख्तलिफ डेट जो कह लें कि एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ऊपर हमने जो है ना एंट्रोपी कंप्यूट करनी है, क्योंकि हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो हमने एज अ स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जो है हमने सिलेक्ट करना है। और हमने इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है, तो इंफॉर्मेशन गेन को कंप्यूट करने के लिए पहले एंट्रोपी कंप्यूट करनी जो है ना वो जरूरी होती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम एज के ऊपर हम कहते हैं जी एज के ऊपर हम स्प्लिट करना है, तो हम इसके ऊपर जो है ना एंट्रोपी कंप्यूट करना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि जो हमारा एज है उसकी जो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं,
हमारे पास उसकी वैल्यूज हैं, या वो यूथ है, या वो सीनियर है, या वो मिडिल एज है, राइट। तो 3 वैल्यूज हैं। तो अब इनके अंदर कितने कितने इंस्टेंसेस आ रहे हैं, तो आप ये देखें यस के जो है वो हमारे पास, हम देखेंगे इसके अंदर यस के, यानी कि यस के जो है हमारे पास यूथ के केस में हमारे पास 2 जो है ना वो इंस्टेंसेस हैं, और 3 जो है हमारे पास वो है नो के इंस्टेंसेस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने यूथ के केस में हमने जो है ना वो अपने इंस्टेंसेस जो है ना वो काउंट कर दिए और उनको हाईलाइट कर दिया, तो हमारे यूथ के जो है वो क्या है, वो 5 इंस्टेंसेस आप काउंट भी करके देख लें, ये देखिए 1 2 और 3 4 और ये 5 इंस्टेंसेस हमको हाईलाइट कर लें। अब उसमें से कंप्यूट करें कि कितने यस के और कितने नो के हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 के सॉरी यस के 2 इंस्टेंसेस हैं और 3 जो है हमारे पास नो के इंस्टेंसेस है। अब सेम हम काम क्या करेंगे, किसके साथ, हमने मिडिल और सीनियर के साथ भी ऐसे ही कर दिया। तो हमने यहाँ देखे टेबल में 2 3 4 0 3 2 कर दिया, यानी कि पी हमारा क्या था, यस की लेबल, और एन क्या था हमारा, नो का लेबल। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने एंट्रोपी कंप्यूट करनी है इन सब वैल्यूज के ऊपर, जितनी हमने कहा था ना आउटपुट हमारे पास जितने भी लेबल्स होंगे उन सब के ऊपर हमने कंप्यूट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो हम अगर यहाँ पे करते हैं कि यूथ के टोटल इंस्टेंस 5 थे, 2 जो थे वो हमारे पास यस के थे और 3 हमारे पास नो के थे, तो हम क्या करेंगे, -2/5 log 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, और -3/5 log 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे ये जो ऊपर जैसे हमने पूरे डेटा सेट की इंट्रोपी कंप्यूट की थी, इसी तरह हम इसकी हर एक आउटपुट की जो है ना वो इंट्रोपी कंप्यूट कर देंगे। और इस तरह से हमने जो है ना वो इसकी एज की जितने भी वैल्यूज थे उन सब के ऊपर हमने इंट्रोपी कंप्यूट की, तो क्या आ गई 0.97 0.97, और हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास जो है ना वो हमने कह लें कि ये जो हमने डी की यानी कि एज की कह लें कि विद रिस्पेक्ट टू एज हमने डेटा सेट की जो है ना वो हमने इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमने कंप्यूट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो यूथ की जो है ना वो इसके अंदर कितने प्रोपोर्शन जो है ना वो इस क्लासेस का मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे जी 5/14 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंट्रोपी ऑफ यूथ। ठीक है, 5/14 एंट्रोपी ऑफ यूथ। हमने 5/14 क्यों किया, क्योंकि टोटल 14 इंस्टेंसेस में से जो थे वो 5 हमारे किसके थे, वो हमारे पास इसके थे आपके यूथ के। ठीक है, ये हमारे पास यूथ के इंस्टेंसेस थे। इसी तरह हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ मिडिल हम देखना चाह रहे हैं कि मिडिल की जो है ना एज की कितनी प्रोपोर्शन है, तो वो कितनी है 4/14 मल्टीप्लाई बाय, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंट्रोपी ऑफ मिडिल। इसी तरह हम उसको ऐड कर देंगे हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर, दैट इज 5/14, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंट्रोपी ऑफ मिडिल सीनियर। अब हम इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.694। अब हमें जो है ना इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि अगर हम एज के ऊपर स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास कितना गेन जो है या कितना इंफॉर्मेशन गेन जो है हमें रिसीव होता है। तो अब इंफॉर्मेशन गेन को कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा डेटा सेट की इंट्रोपी यानी कि जो हमने ये कंप्यूट की थी, ये वाली डेटा सेट की ओवरऑल एंट्रोपी है, ठीक है। हम जब हमने कुछ भी पार्टीशन नहीं किया था, डेटा सेट रॉ था, ठीक है, तो हमारे पास क्या आई थी 0.94 थी। मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा ह्यूज थी क्योंकि जाहिर है वहां पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमें अगर कहते हैं कि एज की बेस पे स्प्लिट करें तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में चेक करेंगे कि कितनी जो है ना वो कंफ्यूजन है। तो हम ओवरऑल कंफ्यूजन में से जो एज से हमारी कंफ्यूजन आई है हम उसको माइनस कर देंगे। तो क्या था, हमारे पास था 0.940, ठीक है, और ये इसकी क्या आई थी, हमारे पास आई थी 0.694। इसको इसमें से सॉरी इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 0.246। जो एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा गेन हम दे रहा होगा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा होगा, हम उसको जो है ना वो कहेंगे कि ये हमारा बेटर एट्रीब्यूट है फॉर अ स्प्लिट, राइट। और ये जो है ना हमें मैक्सिमम गेन जो है ना वो देगा। तो इसी तरह आप कंप्यूट कर लिया हमने इनकम के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी। तो ये देखें किस किस की वैल्यू आ गई 0.029, इसकी आ गई 0.151, 0.048। हमने इसी तरह ये एज का करके मैंने आपको दिखाया, और ये बाकी यहाँ पे जो है ना इनकम, स्टूडेंट और क्रेडिट के हिसाब से जो है ना यहाँ पे हुई। तो आप ये देखें कि हमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम गेन कहाँ पे मिल रहा है, ये इस और इस में से कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, डेफिनेटली इट्स द 0.246। तो हम जो है वो 0.246 को हम चूज कर लेंगे फॉर और स्प्लिटिंग।
सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट हमने अभी बहुत आराम आराम से ध्यान से हमने समझा है वो आपको समझ आया होगा। और आप लोगों को अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। कीप स्प्रेडिंग, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग। अस्सलाम वालेकुम।